हाँ, एक मिनट से। ओके गाइस, शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. Yes. ठीक है जी, चलिए। ओके, सो अब हम जैसे सुबह तय किया था कि हमारी जो ट्रेनिंग की जर्नी रहेगी, वो सबसे पहले हम पावर क्वेरी से स्टार्ट करेंगे, डेटा इंजेक्शन देखेंगे कि कैसे पावर बीआई के अंदर डेटा आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या-क्या करते हैं, लाइक पावर क्वेरी में पहले डेटा पुल किया, उसकी मदद से पुल किया, डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म किया, शेप दिया, उसके बाद उसको फर्दर आगे कैसे-कैसे प्रोसेस करना है। तो पहला स्टेप, पहला लेयर इज़ पावर क्वेरी। इसको आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लेयर या ईटीएल भी बोल सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा डेटा इंजेक्शन, मतलब किन-किन तरीके से हम पावर बीआई के अंदर डेटा को फीड कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं एक ब्लैंक पावर बीआई खोलता हूँ। आप सभी ने क्या डेस्कटॉप डाउनलोड करके रखा हुआ है? या नहीं हाँ, किया? ऑलरेडी है। ओके, Yes. Already have. ओके। कमल जी, गौरव जी, राकेश, डेस्कटॉप एज इन डेस्कटॉप पावर बीआई का? ये वाला सीबीआई डिस्क। जो फिर एप्लीकेशन, Yes, sir. गौरव जी किया है आपने? नहीं, मैंने नहीं करा। तो कोई हेल्प चाहिए कि अगर एक बार मतलब टाइम नहीं लगेगा तो राइट अवे आप बता दो, कर लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम लगेगा तो वी कैन डू इट लेटर। तो ठीक है। राकेश जी, आपने किया हुआ है इंस्टॉल? जी मेरे पास है। हेलो, हाँ जी। मेरे पास है, मेरे पास मैं अच्छा, तो गौरव जी मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, वो फॉलो करिए और इसे इंस्टॉल करिए। ओके। ठीक है?
ये आप अपने विंडोज पे गए से, मतलब विंडो की प्रेस करो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आ जाओ, पहले देख लो, ज्यादा लंबा स्टेप नहीं है, आपका स्टोर ओपन हो जाएगा, ऊपर सर्च पे जाके पावर BI टाइप करिए आप, और एक बार पावर BI टाइप करेंगे ये विंडो आ जाएगी, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे गेट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। Rakesh, one query. हाँ जी, This is Power BI. अभी आप जो दिखा रहे हो ये Power BI डेस्कटॉप है? हाँ हाँ, यस यस, Just type Power BI desktop. This is Power BI desktop. अरे एक मिनट, एक ही बात है, दिस इज ऐप, दिस इज ऐप, एक बार ये ट्राई करके देखो क्या आता है, बताओ यार, मैं करूँ। हाँ जी, गौरव जी करके देखिए एक बार, गौरव जी पीछे से बहुत आवाज आ रही है, कमल जी आपके पीछे से भी आ रही है आवाज, मेक श्योर करिए कि अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो म्यूट पर रहिए, हाँ अगर पीछे की आवाज अगर मैनेजेबल है तो आप अनम्यूट रह सकते हैं, ओके चलिए, ये जो टाइम दे रहा है, इस पे गेट पे क्लिक कर दिया है हाँ राकेश। तो ये डाउनलोड हो रहा है आपका, डाउनलोडिंग। इस छोटी फाइल तो नहीं है ये, आई थिंक हाँ ये राकेश वाली सर, ये फाइल, अगर ये नहीं है, गूगल राकेश सर, ये गूगल से जाके पावर BI डाउनलोड लिखिए तो उसमें वो वैसा आ जाता है, जैसे ऐप के थ्रू नहीं होता वैसा आता है, मैंने वैसे करा था, तो वो सही नहीं है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी तरीका सही है, वो जल्दी आप वैसे डाउनलोड भी हो जाता डाउनलोड है कर वो? सकते हैं, नहीं हो भी जाता है, देखिए दो तरीके हैं आपके पास पावर BI हाँ डेस्कटॉप जी। लेने के, पहला तरीका है कि आप ब्राउजर पे जाइए, यहाँ पे ठीक है, इसके स्टोर पे चले गए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चले गए, यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका, दूसरा तरीका हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे आ जाओ, इस तरह से, एक मिनट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे आके यहाँ पे सर्च करो, पावर BI मिल जाएगा आपको, और उसे डाउनलोड कर लो, डाउनलोड इंस्टॉल खुद हो जाता है। अब पॉइंट आता है, फर्क क्या है दोनों में, देखिए होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट नए नए चेंजेस उस टूल में डालता रहता है, कि कभी ये फीचर डाल दिया, कभी वो फीचर डाल दिया, कभी UI चेंज कर दिया, अपने सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाता रहता है, हर बार हर महीने चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं, और ना ही आपको याद रहता है कि इस बार ये चेंज आया, उस बार ये चेंज आया, तो हर बार आपको खुद मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है, तो वो हर बार आपको ना करना पड़े, सिस्टम खुद उसे अपडेट करे, तो उसके लिए अगर आप इस सॉफ्टवेयर को स्टोर से डाउनलोड करते हो तो सिस्टम आपकी जगह पे ये काम करेगा, वो हर चेंजेस, जब भी चेंजेस आएंगे सॉफ्टवेयर को खुद ही अपडेट कर देगा, ठीक है, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपने स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, आपने ब्राउजर से मैन्युअली खुद डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है, तो फिर हर चेंजेस पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। राकेश ये डाउनलोड हो गया है, अब यहाँ पे आई विल साइन इन लेटर करके क्लिक करेंगे या साइन इन करेंगे, साइन अप फॉर पावर BI? ये मैं नया दिख रहा हूँ उधर, आई विल साइन इन लेटर, एक मिनट रुकिए सर, मैं भी नया ही दिख रहा हूँ, इसको क्या नया आ गया है, अरे भाई साहब, चलिए Power BI डेस्कटॉप नहीं है। ये तो रीडर है इसका, अच्छा इसका रीडर भी आ चुका है, भाई ग्रेट यार, ये तो नया पता चला, तो और रीडर है मोबाइल इसका, ऐप की, हाँ मोबाइल ऐप की तरह है, मतलब
ये सब कुछ है। ये तो बस प्री हाँ क्या बात है विश्वास जी, आपने तो बड़ी अच्छी फाइंडिंग बताई है भाई। ये क्यों कांप रहा है? अच्छा एक्चुअली मेरे लैपटॉप में दोनों है, इसलिए अच्छा मुझे पता है। हाँ गौरव जी, हाँ अच्छा गौरव जी ये वाला डाउनलोड करिए, ठीक है? कौन सा? पावर BI डेस्कटॉप, पावर BI डेस्कटॉप। ये तो हो गया, इसको बंद कर दे फिर। हाँ हाँ उसको डाउनलोड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये वाला डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और इसको यूज करिएगा, ठीक है? ओके ये इसमें आगे एक बढ़े। अभी हम हाँ। पहली भी क्लास में देख रहे थे कि इसके चार्जेस हैं कुछ, तो यहाँ पे फ्री क्यों है, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट? अच्छा पहली बात तो आप सॉफ्टवेयर का पैसा दे रहे हैं, आप लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं दे रहे। और माइक्रोसॉफ्ट ने प्राइसिंग मॉडल सॉफ्टवेयर के हिसाब से नहीं रखा हुआ है, इंस्टेड वो सर्विसेज के बेस पे पैसा लेता है आपसे। सॉफ्टवेयर पूरा फ्री है, पर उसमें जो सर्विसेज मिलती हैं आपको, जैसे शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन सर्विस है ये, तो उसके लिए पैसा लेता है वो। अच्छा, तो हम इस पे वैसे प्रैक्टिस के लिए हमें खुद बनाना है कुछ, तो हम बना हाँ सकते वो हैं। फ्री है। हाँ यस यस, डेवलपमेंट पूरा फ्री है। जब आप फीचर्स पे आते हैं, जब शेयरिंग कोलैबोरेशन बोले तो आपने बनाया, अब आपको किसी यूजर को देना है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट यहीं पे खेल गया, उसने कहा ठीक है डेवलपमेंट तक अपने पास रखो, क्योंकि भाई अगर बंदे को आता है बनाना तो ऑब्वियसली बड़ा टाइम देगा उसको, राइट? और अगर टाइम देगा सीखेगा, फिर आगे प्रपोज भी करेगा कि यहाँ तक तो फ्री है ना? बट जैसे ही वो एक बार यूज करने लग जाएगा तो एक उसकी हैबिट बन जाएगी, और उसके बाद वो आके प्रपोज भी करेगा और फिर उसके लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन में भी चला जाएगा। अच्छा छोटा सा एग्जांपल है, टैबलू का एक एग्जांपल लेते हैं। टैबलू आपको 14 दिन के लिए फ्री मिलता है, मतलब डेस्कटॉप और डाउनलोड करोगे तो 14 दिन का टाइम से स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब 14 दिन बाद भी अगर यूज करना है तो आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो सिर्फ डेस्कटॉप इस्तेमाल करने के लिए 3 नौटंकी बोलो, तो तो बंदा इसमें अगर, सीखेगा कैसे फिर? तो सपोज अगर हम पावर बीआई में बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ग्राफ और कुछ भी जो भी हम करते हैं, तो उसको करने के बाद अगर हम हाँ पीपीटी पे ले लें, स्लाइड पे ले लें, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। उसका मतलब फिर क्या, मतलब शेयर करने का क्या बेनिफिट है? देखिए पहली चीज तो ये है, पावर BI जो है इंटरेक्टिव रिपोर्ट बना के देता है आपको, ठीक है? ठीक है, अगर आपने पीपीटी में निकाल लिया तो स्टैटिक रिपोर्ट हो गई वो आपकी, और वो आपको हर बार करनी पड़ेगी। आजकल की जो बिजनेस डिमांड है कि चीजें सेल्फ होनी चाहिए, ऑटोमेटेड होनी चाहिए, मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, और उसके लिए बिजनेसेस बहुत पैसा खर्च कर रही है, राइट? अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ये छोटे एक छोटे चीज और है, राइट, अगर आपका क्वांटम तकलीफें ऑफ चीज। रिपोर्टिंग 1000 ऑफ रिपोर्ट्स है, तो आप कैसे करोगे वो काम? हाँ सही बात है, तो आपको अलग से एक बंदा बैठाना पड़ेगा जो सिर्फ पीडीएफ जनरेट करेगा। इनफैक्ट वो भी परेशान हो जाएगा करते करते। हाँ करेक्ट, तो फिर इवेंचुअली आपका सोल्यूशन होगा कि इसको ऑटोमेट किया जाए, है ना? तो ऑटोमेशन के लिए या तो आप बंदा बैठाओ जिसके ऑटोमेशन फेल हो सकते हैं, या फिर आप पैसा लगाओ और इसकी सर्विसेज यूज करो और काम करो। ओके, ठीक ये है, ठीक सब है, कर बहुत लिया अच्छा आपने? राकेश, थैंक्स ये राकेश, कर लिया आपने? थैंक। अच्छा चलिए, बढ़िया जी। उन लोगों को हो रहा है अभी। कोई नहीं, बाद में हेल्प कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, आगे ओके। बढ़ते हैं। ओके तो हम डेटा इंजेक्शन की बात कर रहे थे। आई होप आपको इंजेक्शन का मतलब समझ में आता होगा सभी को। राकेश जी बताइए इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? हेलो हाँ जी सर, हेलो, इंजेक्शन का मतलब बताइए। मतलब कि डेटा को कैसे अपलोड किया जाता है। हेलो, नहीं अपलोड तो नहीं होता, अपलोड नहीं होता अपलोड हो सर। जाए मतलब नहीं कहता हूँ अपलोड हो जाए या डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि फीड कर सकते हैं, जैसे अदर सोर्सेज से अच्छा लेकर के, जैसे एक्सेल हो। हाँ इंपोर्ट कर जिस सकते हैं बेसिकली। नहीं, एक्सट्रैक्ट इम्पोर्ट वो ओके, दूसरा हो जाएगा। अच्छा एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, गुड गुड। और अच्छा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं ना, इसमें डेटा हमारा इसमें हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं अपलोड हो नहीं, जाएगा, मैं उसके सिर्फ बाद तब इंजेक्शन की ट्रांसफॉर्म बात, होगा। इंजेक्शन की हाँ बात तो कर रहा हूँ। वही जस्ट लाइक फीड हो जाएगा, मतलब कि एक डेटा को मैं उसमें एक्सट्रैक्ट हाँ दे रहा हूँ। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं। हाँ हाँ एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है। ओके
या कह सकते हैं एक तरह से आप कॉपी करो डेटा को, ठीक हाँ है, कॉपी। ठीक है, ओके, ठीक सर है। मैं तो कह रहा उसके हूँ जैसे कि मान लीजिए कि डेटा है दूसरे सोर्स से आ रहा है तो अपलोड ही होगा ना, ये तो एक्सट्रैक्ट होता है इन द सेंस हमने क्या किया, एक हमारा सर्वर है उससे हमने डेटा अपने अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं वहां से। नहीं, अपलोड और डाउनलोड में फर्क क्या होता है? देखिए अपलोड हम जब कर रहे हैं उस पे, तो मैं क्या किया हाँ, कि अगर एक्सेल से मैंने डेटा लिया उसके बाद से अपलोड कर दिया, हमने पावर बीआई में अपलोड कर दिया। और हम नहीं, फैच कर रहे हैं तो फैच इन द सेंस हमारा एक, जैसे कि हमारा होता है डायरेक्ट क्वेरी होती है, तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट नहीं, क्वेरी लिखा, नहीं, नहीं, हमने सर्वर का नाम दिया और वहां से फैच कर दिया, नहीं सर, और या आप मुझे इंपोर्ट सिर्फ, कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया वहां से। नहीं, मैं कह रहा हूँ डाउनलोड और अपलोड में फर्क क्या है? डाउनलोड अपलोड होता है कि मतलब डेटा को क्या नाम है उसमें फीडिंग करना, और डाउनलोड करना है वहां से हाँ, डेटा को हमें निकालना होता है, उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, हाँ, उसे हम डाउनलोड करते हैं। अच्छा, ओके। आप बताइए मुझे। सही सुनने में तो सही लग रहा है। नहीं यही होगा जाहिर सी बात है। अब नहीं ये कर रहा हूँ, आप ही बता दो अपलोड जहाँ भी तक। गलत नहीं, शब्द नहीं, नहीं होगा यहाँ पर, अगर कहा हाँ, जाए तो अपलोड भी कोई गलत शब्द नहीं है, वो हाँ, शायद हाँ, हाँ, हाँ नहीं हाँ है। सारे सेम करेक्ट, एक्चुअली मीनिंग एवरीथिंग इज सेम, ओनली मतलब हाँ इसके हाँ, इस अब में मतलब एक्स्ट्रा डी सादी वाला सीधी भाषा में वाला सोर्स से यूज हो रहा डेटा है। अपने पास लेकर आना इज इंजेक्शन। मुझे लगा पहले कि अपलोड थोड़ा सेंस नहीं कर रहा था, हाँ वो शब्द सुन अच्छा। के आपको लगा होगा, बट फिर उसके मतलब बाद जब इन्होंने बताया तो लगा यार सही बोला यार। राइट। हाँ अच्छा, अच्छा, चलिए, ओके। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है डेटा को यहाँ पे लाने का, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ओके। तो होम में आप देखोगे तो ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो इसमें गेट जो है, म्यूट पे चले जाओ प्लीज। सो गेट के अंदर आपके पास एक तो पहले से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारे ऑप्शन आपको मोर पे भी मिलेंगे। आ जाओ भाई जल्दी। ओ, क्यों हैंग हो रहा है भाई? अच्छा, तो इतने सारे कनेक्टर्स हैं आपके पास, इसका इस्तेमाल करके डेटा को आप गेट कर सकते हो, मतलब उस पिछले मतलब एक सोर्स से पावर बी के अंदर लेके आ सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक्सेल को यूज कर लेते हैं। एक्सेल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको एक पाथ देता हूँ कि ये मेरे डेस्कटॉप पे जाओ। डेस्कटॉप में ये सैम्पल सुपर स्टोर का एक एक्सेल है, इसमें से डेटा ले आओ। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि ये सोर्स में डेटा तो लेके आता है, पर सोर्स को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है? कोई क्वेश्चन इस पर? ओके, सोर्स को डिस्टर्ब एज इन डिस्टर्ब नहीं करता मींस? मतलब ये रीड ऑपरेशन करता है, रीड एज इन सिर्फ डेटा मांगेगा, पर ये नहीं बोलेगा कि कुछ कर दो, मतलब कुछ इसमें ये एडिट मार दो, रिकॉर्ड डिलीट कर दो, ऐसा कुछ नहीं करता है। तो कई मतलब बार ये एज इट इज कंसर्न्स होते हैं। पेस्ट कर, एज इट इज। हाँ, तो एक तरह से कह रहे हो कि डेटा की कॉपी मांग रहा है कि भाई डेटा दे एज दो इट मुझे इज बस। कॉपी हो जाएगा, राइट? हाँ, एज इज कॉपी हो जाता है, यस, यस, ओके, ठीक है। ठीक है। तो राकेश एक क्वेश्चन और है मेरे यहाँ पे, क्योंकि पावर बीआई बहुत सारी सोर्सेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और काफी लंबी लिस्ट है, बट एज अ हाँ, लर्नर इनिशियली हाँ, हमको किन डेटा सोर्सेज का नो हाउ के ऊपर ध्यान देना चाहिए? प्राइमरीली सीक्वल पे ध्यान देना चाहिए, सीक्वल हाँ सर्वर। मतलब ठीक है, हाँ, सिक्वल उसके अलावा फ्लैट फाइल्स, बस। बस बस, बाकी आप ज्यादातर ज्यादातर आप ये देखोगे कि एक्सेल भी हो गया सीक्वल, सर। मतलब सर ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर सिक्वल ही यूज हो रहा है पावर बीआई के हाँ, साथ, और ऑब्वियसली एक्सेल भी होता है। तो इसके अलावा बट अभी तक की आपकी जर्नी में या इन जनरल आपका सजेशन ये है कि अभी उतना ज्यादा और कहीं कुछ दिखा नहीं है? नहीं, 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 आप ओके। सीक्वल बहुत ज्यादा देखोगे, बहुत ही ज्यादा। हाँ क्योंकि वहां से स्ट्रक्चर्ड डेटा है और वहाँ ईटीएल हाँ, पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। और अगर एक एक्सेल, मेरा क्वेश्चन हाँ, इसमें है, अगर हम लोग सीक्वल का मतलब एक व्यू बना लिया या स्टोर प्रोसीजर बना लिया, मैंने एक क्वेरी लिख ली बहुत सारे टेबल्स को ज्वाइन करके, और मुझे उसका लिंक देना है। उसका लिंक नहीं, उसका लिंक नहीं होता। सर्वर आप टेबल दोगे, टेबल सिक्वल की आप टेबल आप। हाँ नहीं, आप क्या अगर करोगे? मेरा पास
हाँ, मैं टेबल तो मुझे पता है कि टेबल देना है, देख के कैसे देंगे, बट अगर मेरा डेटा मैंने एक बहुत सारी टेबल्स को कंबाइन करके एक डेटा बना लिया, मतलब एक काइंड ऑफ डेटा जो मुझे चाहिए, ठीक ठीक है, और मुझे उसको करना है, उसको डालना है, तो वो हम कैसे डालेंगे? ओके, दीजिए मुझे। देखिए, ये है SQL आपका, SQL कनेक्टर। हम्म ये कनेक्टर आपको इसके अंदर भी मिलता है। यहाँ पे सर्वर और डेटाबेस प्रोवाइड कर देंगे का इसको। नाम डाल, हाँ जी। हाँ जी, अगर आप कह रहे हो टेबल है, राइट? टेबल तो आप दे रही हो इसको। टेबल नहीं है, टेबल नहीं है, हाँ, टेबल तो एक आराम शुरू से कर, बता रहा हूँ, हाँ एक एक लेयर करके बताऊंगा ना। पहले आप सर्वर डिटेल देंगे और डेटाबेस देंगे इसको। अगर आप डेटाबेस नहीं देते कोई बात नहीं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने ले आएगा कि इस सर्वर में इतने सारे टेबल्स, इतने सारे व्यूज हैं। तो टेबल और व्यूज बहुत आसानी से हो जाता है। एक मिनट मुझे 1 मिनट दो, मुझे सर्वर क्रेडेंशियल देने होंगे, उसको याद नहीं है। 1 मिनट। Where is my server? Here. अब दिखा सकते हैं। पर्सनल लैपटॉप है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो मैं SQL पे गया, मेरे सिस्टम पे एक सर्वर ऑलरेडी है, ठीक है। ये सर्वर डाल दिया मैंने इधर, डेटाबेस नहीं डाल रहा मैं, और ओके कर देगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए विंडोज ही रख लेते हैं क्योंकि मैं वही यूज करता हूँ। ओके किया इसको, ठीक है। तो ये पूरा स्कीमा बता देगा उसका, मैं मतलब क्या टेबल्स हैं, क्या व्यूज हैं, पूरा स्ट्रक्चर ले आएगा सामने मेरे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सर्वर है, उसके अंदर इतने सारे डेटाबेसेस हैं। नॉर्थ विंड ले लेते हैं, नॉर्थ विंड के डेटाबेस के अंदर ये व्यूज हैं टेबल। मेरे, ये ब्लैंक देख रहे हो ना, टेबल का स्ट्रक्चर है। आइकन पे फोकस करिएगा प्लीज, मैं 1 मिनट को सिंपलिसिटी के लिए इस आइकन को उठाया, एक्सेल पे पेस्ट कर देता हूँ और स्टोर प्रोसीजर का बताता हूँ। अभी है नहीं वैसे मेरे पे स्टोर प्रोसीजर, पर एक सैंपल दिखा सकता हूँ, अभी नहीं दिखाऊंगा, अगली बार दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये जो व्यू है, तो व्यू थोड़ा सा अगर उसमें बताएं कि व्यू जो होता है सिंपल सिक्वल स्टेटमेंट होती है, अंदर कोई डेटा नहीं होता उसके। इसी वजह से आप आइकन देखोगे, टेबल का डिजाइन है पर कोई टेबल का स्ट्रक्चर नहीं है अंदर, इस आइकन के अंदर ब्लैंक है टेबल ये। तो ये व्यू है। बॉटम में देखोगे कि ये टेबल का स्ट्रक्चर है बट कटिंग्स दिखा रहा है टेबल का। इट मीन्स ये टेबल है, इसके अंदर डेटा भी है। ये व्यू है पर इसमें डेटा नहीं है। व्यू बाय डेफिनेशन सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ सॉरी सिक्वल स्टेटमेंट होता है, दैट्स इट, ठीक है। पता चल गया सिक्वल और टेबल और व्यू में। ओके, अब आता है स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में। अब क्योंकि आप यहाँ तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा ही नहीं स्टोर्ड प्रोसीजर आपका, जैसे आ रहा है ये आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। इसके अलावा आप चाहो तो एक तरीका और होता है, यहाँ पे आप सर्वर डिटेल डालो, डेटाबेस डालो अपना, और इस एडवांस में जाके यहाँ पे उस एग्जीक्यूट अपना कमांड डाल के अपना स्टोर प्रोसीजर पूरा यहाँ पे उसका नेम डाल के स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, और फिर क्या आगे मैं बढ़ो। इस स्टोर प्रोसीजर को आगे मतलब रीराइट कर सकती हूँ, अगर मुझे एक ज्वाइन या फिर कोई कंडीशन इसमें ऐड करनी हो, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ हाँ, आप एक बार डेटा ले आते हो पावर BI के अंदर, उसके ऊपर आपके पास फ्रीडम है, उसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते हो, तो जैसे मैंने नहीं बताया। वो ठीक है, मैं डेटा ले आई, बट अगर सपोज मैं इसमें एक इनर जॉइन लगाना भूल गई थी, तो मैं एडिट करके नहीं, ये सीक्वल यहाँ नहीं हो स्टेटमेंट पाएगा। को एडिट नहीं कर सकती? नहीं, ये सिर्फ रीड ऑपरेशन करेगा, कोई राइट ऑपरेशन नहीं करता है। तो मैं फिर मतलब बाद ये, में इसको डिलीट करके ही दोबारा डाल सकती हूँ ना, फिर यही ऑप्शन है। हाँ, आपको जो काम आप सोर्स से करके आए हो, ठीक है, वो अगर आपको चेंज करना है तो आपको सोर्स में ही करना पड़ेगा, आप इस विंडो से कुछ नहीं कर सकते, ठीक नहीं, है। सोर्स में ही मैं ये सिलेक्ट स्टेटमेंट डाल रही हूँ ना, कहने का मतलब ये है, मैंने यहीं पर ही ये सीक्वल स्टेटमेंट डाली, मैंने यहाँ पर इनर जॉइंस बहुत सारी टेबल्स का इनर जॉइन करके एक स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पर।
ठीक है। अब मैं ओके चाह रही हूँ कि मैं एक भूल गई थी SQL स्टेटमेंट डालना और मैं दोबारा इसको चेंज करना चाह रही हूँ, तो वो मैं आप कर दोबारा नहीं कर पाऊंगी, क्या नहीं कर सकती हूँ? नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आप जो सीक्वल स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो आप यहाँ लिख रहे हैं, करेक्ट? हाँ, मैंने ओके कर ओके, दिया, और मेरा उस डेटा स्टेटमेंट, मॉडल पॉपुलेट हो हाँ गया बता, सारा। एक मिनट, आपने सीक्वल स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आप आगे हम्म बढ़ गए, अब आप उसको चेंज हम्म करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, उस स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? हाँ, क्योंकि मेरे पास एक बार ये प्रॉब्लम फंसी थी। अच्छा अच्छा, उसके लिए आप ये विंडो लेके आनी थी वापस, अच्छा, ठीक है? उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल मेरी सुन पे गया, ये ले लेता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। ये रीड कर चुका है, मैं बस आगे बढ़ जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ सेम विंडो वापस कैसे ला सकते हो। वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस गए, वो मैं देख लूंगी। ये आगे मैं बता दूंगा, ये, जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात। ये इम्पोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी में क्या फर्क है? आप कंटेंट के हिसाब से चलिए, पहले नहीं बताऊंगा मैं, ओके, धीरे धीरे, क्योंकि ये भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ मैं, राइट? अभी मैं सिर्फ अच्छा अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन ही बताऊंगा, कुछ ऑन द वे जो जो क्वेश्चन आएंगे आपको पार्क करने पड़ेंगे उस टाइम तक के लिए, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा वास्ट हो जाएगा, इसलिए ये आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा, ये तीसरी लिंक यहाँ मिल सीक्वल रहा है। सर्वर डेटाबेस, राकेश, हाँ जी, सीक्वल सर्वर डेटाबेस। अच्छा क्या होता है, राइट? हम्म, अच्छा एक मिनट दीजिए, पहले एक सॉर्ट कर देता, ठीक है? ठीक है। तो देखिए ये डेटा आ अभी गया हमने मेरे टेबल से, एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर अब लिया हमने, मुझे राइट? उसको, नहीं नहीं, एक्सेल सीक्वल से डेटा लिया है, अभी मैं उनकी संजना की क्वेरी सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके। अब उसके लिए संजना जी आपको क्या करना है, आपका डेटा आ गया, आपने सीक्वल स्टेटमेंट लिख लिया, ठीक है? आप चेंज करना चाहते हो तो आपको सोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा पहले। सोर्स में राइट में देखोगे ये छोटा सा एक गियर आइकन है, सेटिंग का आइकन है, इस पे क्लिक करोगे तो विंडो सामने आ ओके, जाएगी, आ गई, ओ, और यहाँ पे आप चेंज हाँ करो हाँ, और ठीक ओके करो है, और बस आगे बढ़ मुझे, जाओ। ठीक है, थैंक ओके, यू, मेरी ये प्रॉब्लम थी एक। अच्छा ठीक है, अब आती है ये सीक्वल सर्वर क्या है, ठीक है भाई? सीक्वल सर्वर क्या है, मतलब आपके पास जो डेटा जनरेट होता है, राइट? तो डेटा रखने के लिए कोई जगह चाहिए होती है आपको, ठीक है? तो सीक्वल सर्वर वो काम करता है और डेटा को रखता है अपने अंदर, एक तरह का, एक ऐसा टूल है जो दो तरह से काम करता है, मतलब उसमें कई सारे टूल्स होते हैं, राइट? तो सीक्वल सर्वर में बोलूँ, मेरा एक सर्वर जिसमें मेरा सारा डेटा रखा हुआ है, कंपनी का डेटा है, अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में, और अगर उस डेटा को रीड राइट करना है देन यू नीड अनदर टूल दैट इज कॉल्ड सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मैं सीक्वल सर्वर में डेटा क्या क्या मतलब मैनेजमेंट स्टूडियो से आप रीड राइट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक डेटा आया जिसमें क्या कहते हैं, सेल्स पर्सन वाइज हर महीने में कितनी कितनी सेल्स है, ये है आपके पास, राइट? तो ये डेटा जो आपके पास जनरली आता है एक्सेल या फ्लैट फाइल्स में आता है ना? अगर मैं बोलूं कि 10 सालों का चाहिए रिकॉर्ड, 10 सालों का डेटा चाहिए, तो आपको 10 साल की एक्सेल फाइल चाहिए होंगी हर दिन की, है ना? तो डेटा सोचो कितना हो जाएगा। तो अब उस टाइम पे जब आपको चाहिए तो आपके पास इतना सारा डेटा लाके देना मुश्किल है। तो कंपनीज क्या करती हैं, डेटास को एक अपने वेयर हाउस में स्टोर करती रहती है। ओके। तो चलेगा, तो छोटा सा एग्जांपल था। तो ये एक सर्वर है, इस सर्वर के अंदर आप देखेंगे ये डेटाबेस है, ये सारा डेटाबेस है, इसके अंदर डेटाबेस के अंदर ये नॉर्थविंड का डेटाबेस, इसके अंदर ये टेबल, तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे टेबल्स हैं और उन टेबल्स के अंदर सारा डेटा रखा हुआ है। तो ये जैसे आपने ठीक है, यहाँ पे सर्वर का नाम आपने अपना लैपटॉप ले लिया। हाँ ये मैंने कॉन्फ़िगर किया था तो यही नाम है इसका, अच्छा, ठीक है? और ये ओके, नॉर्थ फॉर विंड क्या एग्जांपल होता है? एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम है। डेटाबेस इसके अंदर डेटा है एक तरह का, हाँ फोल्डर भी कह सकते हो आप उसको, एक ये फोल्डर। स्पेसिफिक, ये मतलब
मैनुअली नाम दिया गया है नॉर्थविंड या बाय डिफॉल्ट नेम नॉर्थविंड होता है यहाँ पे कोई फोल्डर? हम नहीं दिए, हमने नाम दिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है इसके अंदर क्या डेटा है, राइट क्लिक करो उसको, चलो भाई, और सेलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड्स, तो आपको दिख जाएगा। और ये नीचे आएगा डेटा, तो ये क्वेरी लिखी गई और ये डेटा आ गया, सिर्फ 1000 रिकॉर्ड जो जितने इसके अंदर है 1000 के अंदर। ठीक है, सॉर्टेड। या अगर आपको और जानना है तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। नहीं ठीक है, दिस इज ओके। मतलब एक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिलेट ओनली। ओके ओके ओके। अच्छा, तो ये तो क्वेरी डेटा लिखनी इंजेक्शन, पड़ती है डेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैनेजमेंट स्टूडियो, ये क्वेरी लिख के ही आप रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। कुछ डेटा डालना है तो क्वेरी लिखनी पड़ेगी, कुछ डेटा सिर्फ देखना है, रीड करना है तो क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। कहते हैं, तो डेटा इंजेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पावर बीआई में डेटा को इंजेस्ट करने के कई तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका हो गया, आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पे आए, गेट डेटा का ऑप्शन यूज किया और उसे डेटा पुल कर लिया। ठीक है, एक्सेल से या सीक्वल से। तो हमारे इस एग्जांपल में हमने डेटा पुल किया, सीक्वल से डेटा ले लिया। उसके बाद मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। तो ठीक है, अब ये लोड कर रहा है, मेरे मॉडल में डालना है। तो मत चल भाई, जल्दी चलो। एक्सेस लेता हूँ, क्या टाइम पे बात करेगा ये। स्टार्ट किया इसको। ऑर्डर्स और सेलेक्ट नहीं किया इसने, और लोड। और ये इसमें डेटा आ गया। ठीक है, डेटा देखने के लिए हम यहाँ जाएंगे और डेटा यहाँ मिल जाएगा। ओह, ब्लैंक दिखा रहा है, कॉलम पे क्लिक करो और ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, दिख गया आप सबको डेटा। तो ये हो गया एक तरीका डेटा लाने का। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप डेटा खुद बना भी सकते हो। बनाने का तरीका, यहाँ पे देखोगे एंटर डेटा एक ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करो। क्योंकि कई बार जरूरत पड़ जाती है कि हमें डेटा चाहिए होता है पर हमारे पास है नहीं, पर हमें पता है कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए। ये अभी वैसे दिखा रहा हूँ, पर इसकी यहाँ पे इसकी ठीक है, एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे एंटर डेटा में ना। एक बार मुझे एक इश्यू आया था, जनरली नहीं आता, 120 रोज के बाद उसने अलाउ नहीं किया मुझे बाकी रोज डालने का ना। लिमिटेशंस होती इसमें, हैं इसमें। हाँ इसकी नहीं, कुछ लेकिन 3000, ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में कर देता है। मतलब वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता चला लिमिटेशन कितना है। इसमें 3000 सेल्स की लिमिटेशन है इसके अंदर। 3000 सेल्स, ओके। हाँ, मैं दिखाता हूँ। पावर बीआई, एंटर डेटा, मैं भूल गया हूँ उसको। ओके, एंटर डेटा डायरेक्टली इन पावर बीआई। अरे माइक्रोसॉफ्ट कहाँ हो भाई? हाँ, एंटर डेटा डायरेक्टली इन पावर बी डेस्कटॉप। बिलो बिलो, जल्दी बिलो, कहाँ हो भाई? ओह, बताता नहीं है।
काम करते हैं क्या 3000 सेल इसी से बुलवा लेते हैं। सो 3000 सेल ओह क्या कर रहे हो? तो काउंट हो गया, अच्छा ज्यादा है। हाँ ये 3000 से ऊपर हो गया ये काउंट। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे गए पेस्ट मारा। सो ये क्या कह रहा है, क्लिकबोर्ड कंटेन्स टू लार्ज टू बी पेस्टेड इनटू लेस देन 3000 सेल्स। तो थोड़ा ठीक कम है, करके देखते हैं। हाँ वो कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर आए, ये कम किया, मेरा काउंट आ रहा है, और फिर इसके बाद हाँ अभी भी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। हाँ ये 3900 हो गया। ओह सॉरी, ये भी गलत नहीं गलत, 3090 है ये। अब ये और 3000 से कम है। ओह पूरा 3000 हो गया। सर हाँ 2970 हो गया अभी। अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं, दोबारा पेस्ट मारते हैं। अब ये आ गया, ले लिया इसने। ये 2900 समथिंग कुछ है। ओके कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक है है कि चलिए। जैसे हम्म, जैसे तुमने अभी क्रिएट टेबल किया, क्रिएट टेबल में मैन्युअली हमें डेटा इनपुट कर रहे हैं, लेकिन मैं देखा कि एक्सेल में आप डेटा इनपुट करके वहां से कॉपी पेस्ट करते, तो इस केस में तो हम डायरेक्ट एक्सेल में डेटा मतलब टेबल बना के यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। हाँ वो एक ही तो बात है। ज्यादा इजी है। आप कॉपी पेस्ट करके कर लो या मैन्युअली खुद बना लो। अब इतना इतना बड़ा डेटा तो नहीं बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है, आपका मतलब डेटा राइट, छोटा एक बार होगा। होता है कि हाँ कुछ मास्टर डेटा जैसे मेंटेन करना होता है ना, तो वो आप मतलब एक्सेल में यूजर कई बार देते हैं, तो वो आप यहाँ पे पेस्ट करके उसको यूज कर सकते हो। हाँ मतलब कहने का मतलब है, एंटर डेटा लिमिटेड फीचर रो में या लिमिटेड तो कलम, बहुत कम रो कम कलम होगा तब थोड़ा कर सकते हैं इसको फॉलो, राइट। ये चॉइस, ये सिंपली चॉइस है आपकी। राइट, यहाँ पे क्या है, ये क्रिएट टेबल ऑप्शन आया, एंटर डेटा का जो फीचर है, इसमें आपको सिर्फ डेटा डालना है, या आप टाइप करके डालो या कहीं से कॉपी पेस्ट करके डालो उसके अंदर, ये चॉइस। ठीक है, अच्छा अब जैसे आपको पता है, आप कई लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, कंफर्टेबल होते हैं एक्सेल में इनपुट करते टाइम, टाइपिंग स्पीड अच्छी आ जाती है, और कभी कभी मान के चलते हैं कुछ 100 रिकॉर्ड डालने हैं किसी वजह से, मतलब इतने नहीं होंगे वैसे। इसकी यूटिलिटी क्या है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और बहुत अच्छी यूटिलिटी है, मेरे को बहुत बार यूज करना पड़ता है इसको। ओके, हाँ तो ये एक तरीका हो गया डेटा इनपुट करने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रेनीज के नाम ले लेते हैं, ये मेरे कॉलम का नाम हो गया, ट्रेनीज बोले तो ये फिर ठीक है जी, 4 नाम ले लेते हैं। अब सिंपली क्योंकि बन गया है, अब इसे हम लोड कर देते हैं। लोड जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद हमारे मॉडल में इसको डाल देगा। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं आपसे, पहले डेटा देख लीजिए, ये रहा आपका डेटा। ठीक है, ये सवाल का जवाब देंगी संजना जी, उसकी वजह है। ठीक है, डेटा दिख रहा है संजना जी? हाँ जी दिख रहा है सर। अच्छा, अब मेरे को एक रिकॉर्ड और डालना है, जिसमें मेरे को साहू को ऐड करना है यहाँ पे, वो कैसे होगा? एनी आइडिया? ओके, इसमें आप इसी में 1 मिनट रुकिए। आपको इसका जवाब दिया था मैंने थोड़ी देर पहले। इस पे कहीं तो सोर्स पे फिर इसके ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके नहीं हो जाएगा? आप बताइए कैसे होगा, स्टेप बताइए, सही गलत मैं तय करूँगा। अच्छा, यहाँ पर टेबल पे राइट क्लिक करिए, टेबल पे, अच्छा ये ठीक जो है, टेबल है ना ठीक ये, है, इस पे ओके यहाँ ओके पर एडिट क्वेरी में जाइए। ओके ओके यहाँ से एंटर कर सकते हैं हम लोग।
ये वाला यूज करो। सोर्स पे जाइए, सोर्स पे। अच्छा अच्छा, सोर्स पे चले गया। सोर्स के ये जो ये वाला नहीं है आपके गियर साइन बना हुआ है, हाँ हाँ, ये इस पे क्लिक करो। इस पे हाँ क्लिक करिए। क्या बात है, याद है। सर मुझे सब याद रहता है। तो आप जो यहाँ चीज मेरा हमने नाम डाल सीक्वल, अच्छा तो हाँ, तो जो चीज हमने सीक्वल में करी थी, तो इसमें भी वो चीज आ गई। मतलब जो जो एग्जैक्ट सोर्स था जिस वजह से वो आ रहा था, जो स्टार्ट पॉइंट तो है, उसको अगर दोबारा कॉल करना है तो दिस इज द वे। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ। अब यहाँ पे मैनुअली ऐड कर लेंगे प्लस पे क्लिक करके। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए चलिए मेरे को एक कॉलम डालना है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, और उसके बाद सीधा ओके कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा, डेटा आ गया पावर BI के अंदर। मतलब अब ये थोड़ा टेबल प्रोसेसिंग की करेगा। तरह, ये टेबल की तरह एक्ट कर रहा है, जहाँ पे हम टेबल में कोई भी कॉलम हाँ रोज ऐड कर सकते हैं मैनुअली। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। हाँ, तो ये हो गया इसका एक और तरीका। इसके अलावा हाँ, एक तरीका और है। मतलब आप चाहो तो गेट डेटा में जाके ये बॉटम देखो ब्लैंक क्वेरी, इसका यूज करो और यहाँ पर डेटा डालो इस वाले एरिया में। तो आपने डाला फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम लिख देते हैं, तो ये डेटा हो गया मेरा। ओह सॉरी, अच्छा वो ऐसा मत करो भाई। आ गया राकेश, ये भी तो डेटा है, छोटा है तो क्या हुआ, इसको भी क्लोज अप्लाई कर दो। आ गया, क्वेरी 1 आ गई, मेरा राकेश एक नाम आ बार गया। आप जैसे राकेश लिखा था, मैंने शायद हैंग कर गया था, 2 मिनट देख नहीं पाया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये फिर से होम में गेट डेटा में गए, बॉटम में आप देखोगे ब्लैंक क्वेरी है। ब्लैंक क्वेरी का ये मतलब है ब्लैंक पूरा ब्लैंक होगा एक, ये ये सारे ना ब्लैंक क्वेरी कनेक्टर्स हैं ये सारे। हाँ हाँ, बता ब्लैंक दो क्वेरी बता दो। कब यूज होता है? मतलब किस ट्रिकी कंडीशन में क्वेश्चन हम है। लोग ब्लैंक क्वेरी यूज कर सकते हैं? सवाल अच्छा है। जवाब सुनो इसका। ओके, इसका जवाब चलो फिर भी देते हैं। ओके, ब्लैंक क्वेरी पे है। ओके, तो ये लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं क्वेरी विंडो है आपका, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेरीज दिख रही हैं। अब मुझे कुछ कस्टम खुद का परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मुझे पावर क्वेरी में कोई फंक्शन बनाना है, तो मुझे ब्लैंक क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, राइट। या मुझे एक टेम्पररी, मतलब सॉरी नॉट टेम्पररी, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेयर में कोई डेटा रखना है यूज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक क्वेरी दूसरी क्वेरी को रेफर कर सकती है। जैसे कि क्वेरी 1 का जो डेटा है मुझे क्वेरी 2 में चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके क्वेरी लिख देता हूँ। अब तो देखिए उसका डेटा आ गया, राइट। अगर मैं ऑर्डर्स लिखूंगा तो ऑर्डर्स का डेटा आ गया। इसके और भी बहुत यूजेस हैं, पर मैं अभी एक साथ नहीं दिखाना चाहता, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सरप्राइज एलिमेंट नहीं खत्म करना चाहता। हाँ, अभी एक प्रैक्टिकल यूज जो आएगा आपका, वो आएगा यहाँ पे। ये जब मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, क्रिएटिंग अ ब्लैंक क्वेरी, एंटर अ वैल्यू, मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स करवाऊंगा, तब इसका यूज दिखाऊंगा आपको, ठीक है ठीक है। ठीक है जी। सोचा नहीं था एकदम से आ जाएगा। ओके, दिमाग में कुछ भी आ सकता है ना सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ये हो गया तरीका। क्वेरी की मदद से भी आप डेटा डाल सकते हो। इवन आप चाहो तो टेबल भी डाल सकते हो, पर टेबल बनाने के लिए पहले मुझे बिल्डिंग्स ब्लॉक बताने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। ओके, इसका अलावा ये तो हुआ आप सोर्स, मतलब फर्स्ट लेयर से डेटा डाल रहे हो। आप चाहो तो डेटा
ये डैक्स बोले तो कैलकुलेशन की मदद से भी डाल सकते हैं। जैसे ये न्यू टेबल है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे राकेश, मेरा दोस्त, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो ये को तरीका हो गया डेटा डालने का यहाँ पे। तो हमने 4 तरीके देख लिए। किसी को कोई सवाल है? राकेश मेरे को ना ये थोड़ा सा बेसिक, जैसे कोडिंग कैसे लिखते हैं, आपने कोलन्स क्यों बनाए, हाँ हाँ, टेक्निकली मेरे वो को कुछ सब मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, मैं बस ऑप्शन बता रहा हूँ ठीक है अभी। ठीक है इसमें शुरू जो कोई भी चीज मैं बताऊंगा तो पहले ओवरव्यू दूंगा, फिर डिटेलिंग दूंगा, फिर हैंड्स ऑन दूंगा। ठीक है ठीक है। तो अभी ठीक हम है, देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा इंपोर्ट होता है वो कैसे कैसे हो सकता है। एक्सेल से कर लिया, एसक्यूएल सर्वर से कर लिया, एंटर डेटा, डेटा टेबल, न्यू टेबल, राइट। यस यस यस, ठीक है जी। ओके ओके ओके, कुछ कुछ कमल जी कोई सवाल है आपको? नहीं सर। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। दीप्ति जी आपको कोई सवाल? अगर कोई जवाब नहीं देगा तो उसका मतलब है वो है नहीं इस टाइम पे। पकड़ने का तरीका। अच्छा चलिए, तो हमने ये ऑप्शन देख लिया। अभी डेटा सोर्स सेटिंग और रिसेंट सोर्स देख लेते हैं। अब जैसे आपने अभी नोटिस किया होगा कि पहले मैंने, कहा गया भाई, नहीं, ओह यहाँ पे है, ओके। सर आपने नोटिस किया होगा, पहले मैंने सिक्वल में क्रेडेंशियल वगैरह डाले, ठीक है। अब मुझे सिक्वल की दूसरी टेबल उठानी है सिक्वल से, राइट। इसका मतलब मुझे दोबारा से सर्वर क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे। तो मैं दोबारा से ही करता हूँ, सिक्वल पे मैं गया, तो अभी कह रहा है सर्वर नेम डेटाबेस दोबारा डालो, राइट। अब फिर मुझे फिर से वही सर्वर नेम चाहिए, डेटाबेस चाहिए, दोबारा करना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, रिसेंट सोर्सेस, ये वाला। तो जब भी आप कोई कनेक्शन को सक्सेसफुल बना लेते हो, सक्सेसफुली पावर बेस से लिंक कर लेते हो, तो रिसेंट सोर्सेज में आ जाता है। तो इसका मतलब अगर सीक्वल से मुझे सेम सर्वर से अगर मुझे कोई दूसरी टेबल लानी है तो आई कैन कॉल इट। रिसेंट पे गया, लिस्ट में आ जाता है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये, अब मेरे को यहाँ पे रिसेंट सोर्स में क्या है, सर्वर नेम देने की जरूरत नहीं है, क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। उसको बस ये लेवरेज करेगा और हेल्प करेगा मेरी कि मैं अपना डेटा ला सकूं। अब मैं फिर से नॉर्थ में गया, उसमें से मैं कोई दूसरी टेबल उठा सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल सप्लाईज, और लोड कर देता है, तो आ जाएगा। तो ये आपका हो गया रीसेंट सोर्सेस। कोई सवाल इस पे? नहीं, कोई नहीं सवाल रखे, नहीं? और चलिए फ्रॉम बहुत बढ़िया, ओके। अरे इसको बंद कर देते हैं, टाइम ले रहा तो है। जैसे आप एसक्यूएल सर्वर की जगह अगर हम जैसे पहले एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर रहे थे, तो हाँ, उसका जैसे हम एक फोल्डर, एक हमारा फोल्डर है, एक पाथ है जहाँ से वो एक्सेल हमने उठाई थी, तो हम्म, उसको फोल्डर में भी जाना तो हम रिसेंट सोर्सेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो वहाँ पे कि हमें एक्सेल से करना है तो एक्सेल करना पड़ेगा। सो दिस इज रिसेंट सोर्सेज ओनली फॉर एसक्यूएल सर्वर। जिस नहीं नहीं, सिर्फ नहीं उसके लिए नहीं है। यहाँ पे जितने भी कनेक्टर आपके पास हैं, ये यहाँ पे जो दिख रहे हैं, प्लस जो मोर पे हैं, मोर में जो आ रहे हैं, जैसे ये एक्सेल इन वर्कबुक सभी था, सभी, हाँ इन एक्सेल सब के साथ वर्कबुक बनाते हैं। क्या था। हम्म। तो इन सभी का रिसेंट सोर्सेज बनेगा, सभी का। अगर तो वो सिर्फ तभी बनता है जब आपने एक पहला, मतलब पहला बोले तो क्या कोई सा भी ले लेते हैं, उसका एक सक्सेसफुल कनेक्शन अटेम्प्ट पूरा किया हो, मतलब कनेक्शन बिठा हो, डेटा आया हो, ऐसा, ठीक है, तब जाके वो रिसेंट में ऐड हो जाता है। नहीं, जैसे सर्वर है तो वहाँ पे ऑब्वियसली कनेक्शन पहले हमें क्रिएट करना पड़ रहा है, फिर डेटा वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बट एक्सेल के केस में तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस हो गया ना, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट हो गया। एक्सेल इज लाइक एन हाँ, सिंपल एक्सेल बुक सेव्ड ऑन मे बी अब लैपटॉप जैसे या फोल्डर में। जैसे आप देखो, मैं जैसे फॉर एग्जांपल ओ डेटा फीड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा, यहाँ पे वो ना डेटा सर्वर देना है ना कुछ नहीं देना। हाँ जी,
वो डेटा फील्ड, वो डेटा बोल लेते ओपन डेटा। ओके। अच्छा, तो उसका यूआरएल डालें और ओके करें, डेटा आ जाता है। हो गया, आसान है। तो उसका भी रिसेंट सोर्स होता है। अब एक छोटा सा एक और डेटा फिट बताता हूँ मैं आपको। आप कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। वो डेटा एडवेंचर, ये लिखिए बस, ये आ गया। इस पे क्लिक करो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपली ऊपर जो यूआरएल आ रहा है उसको बस कॉपी करो और पावर BI में चले जाओ और इसको पास कर दो यहाँ पे। हो जाए, पेस्ट हो जाओ। आ जा दोस्त, आ गया। तो ये ओके वेब करो से जब इसको। लाएंगे कोई डेटा? हाँ बिल्कुल। अब इस नहीं, हर बार नहीं है। वेब से डेटा लाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग ऑथेंटिकेशन मेथड होते हैं, उससे होता है काम। ये क्योंकि ओपन डेटा है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है, तो कोई भी एक्सेस पब्लिक कर डोमेन सकता है। में। पब्लिक डोमेन है। नहीं, हाँ, ये पे भी yes, हाँ, ठीक है। तो ये डेटा जो है माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रीली अवेलेबल कराया है, तो इसलिए आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। आप सीधे कनेक्ट करो, डेटा आ जाता है। मैं कनेक्ट कर देता हूँ, मेरे को यूजर नेम पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे को डेटा दिखने लग जाएगा। एक चीज और पूछनी राइट, थी मुझे राकेश, इसमें 3-4 ऑप्शंस थे ना, ऑर्गेनाइजेशन और ये, एक बार आप उस विंडो पे जाओगे, हाँ हाँ, बेसिक विंडोज। अच्छा अच्छा, एक मिनट। वो सारे जो आप बोल रहे हो ना, वो ऑथेंटिकेशन के मेथड है, क्योंकि मतलब वो इसलिए थोड़ा डेटा मुझे ही वो। आइडिया नहीं है, तो वो अच्छा थोड़ा मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि कब कौन सा होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना सक्सेसफुल अटेंड हो चुका है, कनेक्शन बंद बना लिया इसने। ठीक है, इसलिए मेरे को अब आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अब मेरे को अगर इसमें चेंज करना है जैसे दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी दीप्ति जी ने बताया कि उनको वो पिछले वाला स्टेप देखना है, और जब मैं ओ डेटा में जा रहा हूँ तो देखिए ये मेरे को ऑप्शन ही नहीं दे रहा यूआरएल डालने का। सॉरी सॉरी, मेरी गलती, डालने दे रहे। मतलब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये ऑथेंटिकेशन नहीं मांग रहा मुझसे कि कौन सा वे आपको चूज करना है, इसी से आगे बढ़ गया। करेक्ट। वो एक क्वेश्चन, वो डेटा नहीं, 2 ऑप्शन है। हाँ, राकेश ओ डेटा। बोलो, कंटिन्यू करो, आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा, पहले दीप्ति जी का पूरा करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हाँ, हैं। प्लीज प्लीज। ठीक है जी। तो जैसे मैं बता रहा था, मैंने यूआरएल डाला और वो एकदम से आगे बढ़ गया। उसने ये नहीं पूछा कि ऑथेंटिकेट कैसे करोगे। राइट। तो उस विंडो को अगर वापस लाना है मुझे, देन आता है आपका डेटा सोर्स सेटिंग पिक्चर में। तो ये अच्छा हुआ दीप्ति जी ने पूछ लिया, कवर हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म में क्या हो गया, छोटा सा एरो आ रहा है, यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग आ जाती है। सेम यही चीज डेटा सोर्स सेटिंग आप फाइल पे जाके, ऑप्शन पे जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। सेम चीज है। हाँ जी। फिर ग्लोबल परमिशन में चले जाओ, यहाँ पे आप देखोगे ओ डेटा दिख रहा है आपको। यहाँ पे जाके आप परमिशन पे चले जाओ, या तो परमिशन को क्लियर कर दो ताकि ऑथेंटिकेशन दोबारा मांगे, या एग्जिस्टिंग परमिशन को ही एडिट कर दो और फिर यहाँ पे एडिट पे चले जाओ, वो विंडो वापस। ठीक है। अनोनिमस का तो मतलब पता ही है आप लोगों को। विंडोज का मतलब हो गया कि आपने जो अपने करंट विंडो पे जो साइन इन किया हुआ है जिस यूजर नेम पासवर्ड से, ये उसको यूज करेगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पास कोई ऑल्टरनेट है तो आप ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर दो। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सोर्स किस तरह के ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। जरूर नहीं कि एक ही ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता हो, वो कई अलग अलग तरह के ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। ठीक है। जैसे कि दैट अगर मीन्स कंपनी कि का खुद हमारा का, जो भी सोर्स है, हमें वहाँ के डीबीए से या जो भी उस सर्वर के ओनर है उनसे हमें ये चीज पूछना पड़ेगा कि हमें कौन सा हाँ ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना है, राइट? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। जैसे ओके। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अ, हम्म, हाँ, जैसे आपसे शेयर पॉइंट से डेटा लेना है आपको। ठीक है, शेयर पॉइंट में एक एक्सेल फाइल पड़ी है और उसका डेटा चाहिए आपको, और शेयर पॉइंट आप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन। राइट। अब शेयर पॉइंट पे लॉगिन करने के लिए आप लोग सिंगल साइन ऑन भी यूज करते हो, मतलब आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता, आपके एग्जिस्टिंग लॉगिन को यूज करता है जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, और उसी से ही साइन इन करा देता है आपको।
क्योंकि शेयर पॉइंट जो आप यूज कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्केल पे आप करते हो, करेक्ट। तो उस केस में ये वाला साइन इन काम आता है, ऑथेंटिकेशन काम आता है, ठीक है जी। बट अगर आप शेयर पॉइंट ऑनलाइन ना यूज करके और शेयर पॉइंट का क्लाउड वर्जन नहीं यूज कर रहे, शेयर पॉइंट ऑन प्रेम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाला साइन ऑन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन स्केल पे तब काम नहीं कर रहा, तब आपका बेसिक ऑथेंटिकेशन काम करेगा, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑथेंटिकेशन को कस्टमाइज कर दिया है, मतलब उनका खुद का है ऑथेंटिकेशन मेथड, तो जिसको ये वाला ऑथेंटिकेशन मेथड सपोर्ट नहीं करता, तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। या अगर ना समझ में आए तो मेरी राय होगी मल्टीपल ऑप्शन ट्राई करके देख लो, जिससे वर्क कर जाए आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो शॉर्ट हुआ सर या मेरा इस बात कंफ्यूजन? पे एक बात इस पे डाउट है, अगर मेरा कोई भी एपीआई से डेटा आ रहा है तो हम वो डेटा यूज करते नहीं नहीं, वैसे कर सकते हो, वो डेटा कर सकते हो, बशर्ते वो मतलब सपोर्ट करता हो। कहीं भी मेरा यूआरएल से डेटा, अगर मुझे कहीं भी मतलब यूआरएल से कोई भी डेटा आ रहा हो जेएसएन फॉर्म में या किसी फॉर्म में, तो हमें वो डेटा यूज करना है। वैसे आपके पास एक वेब कनेक्टर है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, या ओ डेटा भी आप यूज, दोनों ही वो वेब डेटा कनेक्टर हैं। बेसिकली वो डेटा बेसिकली किस लिए यूज होता है? एपीआई में डेटा लाने के लिए ना, या जेएसएन एपीआई फॉर्म से का डेटा डेटा? कॉल करना, नहीं नहीं, जेसन पे फोकस मत करिए, जेसन तो आउटपुट है, आपका जो सर्वर है वो किस तरह का रेस्पॉन्स देता है, आउटपुट किस तरह का देता है, वो जेसन भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है। कॉल कर रहे हो, अगर आप एपीआई कॉल कर रहे हो तो यस आप वो डेटा यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। या आप एग्जिस्टिंग वेब कनेक्टर भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, माफी चाहेंगे इसके लिए। अच्छा, किसी को इस पे कोई सवाल? मतलब ऑथेंटिकेशन के अराउंड विंडोज और बेसिक तो दोनों दोनों ही ऑथेंटिकेशन ही है ना, एक तरह से कि यूजर नेम और पासवर्ड ही प्रोवाइड करना है हमें। ये सारे के सारे ऑथेंटिकेशन है। अनोनिमस में यूजर नेम पासवर्ड देना नहीं पड़ता है, सिस्टम अनोनिमस मतलब खुद से लगा देगा कुछ भी, ठीक है, हाँ। तो आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। विंडोज का हम्म। मतलब हुआ कि आप जब अपना लैपटॉप साइन इन करते हैं, लैपटॉप हाँ खोला तो यूजर नेम पासवर्ड पूछता है आपसे, है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो हो गया आपका विंडोज का यूजर नेम पासवर्ड, तो सिस्टम उसी को हम्म यूज करके ही साइन इन कर देगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने अभी सिक्वल से जब कनेक्ट किया था तो मैंने विंडोज ही रहने दिया था, क्योंकि मैं विंडोज से ही लॉग इन करता हूँ, आप देख सकते हो था। हम्म यहाँ पे मैं अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दूं और इसको मैं बोलूँ कनेक्ट करो भाई दोबारा, हम्म। ठीक है, तो आप अपने देखेंगे विंडो ये ऑथेंटिकेशन विंडोज, यूज किया था। हाँ, तो मेरे को पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम के हाँ। पास वो है, तो हम्म सिस्टम उसको लेवरेज करेगा और लॉग इन कर देगा। सेम पावर बीआई में भी होता है, हम्म। ठीक है जी। और बेसिक बेसिक मीन्स हो गया बेसिक का सीक्वल मतलब ऑथेंटिकेशन। एक तरीके से जैसे कि हमारा इसमें सीक्वल में, अगर हम मान करें सीक्वल में हमारा विंडोज ऑथेंटिकेशन होता है, एक सीक्वल ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये बेसिकली हाँ ये हाँ, बेसिक का मतलब हो गया एक तरीके से सीक्वल ऑथेंटिकेशन काइंड ऑफ। काइंड ऑफ करेक्ट, ये कस्टमाइज ऑथेंटिकेशन, हाँ कस्टमाइज बोले तो कस्टमाइज कह हमारा सकते, हाँ खुद का, खुद का। ठीक है। खुद का है, जो हमने सेटअप किया हुआ है वैसा। और वेब हम्म, एपीआई का मतलब हो जाएगा कि आपको एक की देनी पड़ेगी इसको, ऑथेंटिकेशन की। अच्छा। ये की तो कुछ आइडिया क्या है, ये की क्या होती है, क्योंकि मुझे वेब एपीआई का की का आइडिया नहीं है। इसमें यार, इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये। या मैं आपको अलग से बता दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हाँ हो मैं मुझे दिखा अलग दूंगा। से बता देना, कोई बात नहीं। ये लिटरली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम्म, या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। एक काम नहीं करते हैं, कोई एक काम बात नहीं, करते हैं, मैं बाद में पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। इस पे एक सैंपल बना के मैं सबको दिखा दूँ, सबके लिए हो जाएगा। वैसे ये थोड़ा अलग हम्म तरीका है। हम्म जब आप वेब से डेटा लेके आते हैं तो उसमें एक एक ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। देखो, आप वेब से डेटा लेके आते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार ला पाओ, हम्म हर बार नहीं ला सकते, क्योंकि वहां पे हम्म ऑथेंटिकेशन की लेयर्स होती हैं। मैं हम्म इस सर्विस से इसलिए लेके लेके आ पाया हूं कि बीच में ऑथेंटिकेशन लेयर नहीं है, तो आराम से डेटा हम्म लाने दे रहा है हम्म मेरे को। पर कुछ
सर्वर्स हैं या कुछ वेबसाइट होंगी वो अलाउ ही नहीं करेंगे डेटा देने के लिए। आप वहाँ पे ऑथेंटिकेशन लेकर आ जाएगी, वो बोलेगा यूजर नेम पासवर्ड डालो, और पावर BI वहाँ पे हाथ खड़ा कर देगा कि मुझसे नहीं होगा। तो वहाँ पे एपीआईज को यूज करके डेटा दिया जाता है। तो उस एपीआई को, अब वो एपीआई भी दो तरह की होती है, एक होती है ओपन एपीआई, राइट, उसमें ऑथेंटिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। उसमें या तो वो बिल्कुल बिल्कुल प्लेन एपीआई कर देते हैं, मतलब सिंपल यूआरएल डालो, ओके करो और आगे बढ़ जाओ, डेटा मिल जाएगा। या वो क्या करती है, गेट की एपीआई। हाँ, वो क्या करेंगे साथ में कि आपको यूआरएल भी देंगी प्लस एक की भी दे देंगी साथ में, ठीक है। वो की मतलब अच्छा। आपको यूआरएल भी डालना पड़ेगा, की भी डालनी पड़ेगी, तब डेटा मिलेगा। और इसके अलावा एक थर्ड और होता है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें एक ओ ऑथ करके ऑथेंटिकेशन होता है, आपको पूरा मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कई बार कीज एक्सचेंज होती हैं, उसके बाद डेटा आता है, वो काफी सरदर्दी वाला काम है। सब मैंने एपीआईज पे काम किया है, तो अच्छा, मुझे वो OAuth पता है। मतलब ना, तो ज्यादा आपने नहीं, देखा डीप होगा काम ऑथराइजेशन किया की, है। रिफ्रेश टोकन। हाँ, मुझे रेफरेंस हाँ, टोकन ये सब मैंने काम किया है, तो मुझे इतना नहीं पता है, बट हाँ, उसके बारे में बिल्कुल ब्लैंक नहीं हूँ। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई और सवाल है इस पे? आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट तो मैं बता चुका हूँ। तो साइन अब अप जब साइन अप करना, साइन इन करोगे तो सिंगल साइन इन साइन ऑन करना वाला पड़ेगा। विंडो आ जाता है। हाँ, सिंगल साइन ऑन वाली विंडो आ जाती है, आपको ऑथेंटिकेट करना होता है इस पे। अच्छा, दीप्ति जी सॉर्टेड है ये? हाँ जी, टू एन एक्सटेंड थोड़ा और मतलब क्लैरिटी ओके, चाहिए, बट मे बी हेलो आई रीड। राकेश, am I ओके, audible? हाँ जी सर, आ रही है मैं आवाज। माय क्वेश्चन वाज एपीआई क्या होता है? ओके ओके, देखिए, अब यूपीआई यूज करते हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करिएगा कि यूपीआई तो ये तो इंडिया का है प्रोडक्ट है, तो गूगल पे में यूपीआई का फीचर कैसे आ जाता है ना? फोन पे कैसे आ जाता है? पेटीएम में कैसे आ गया? तो बनाया तो यहाँ के इंडियंस ने बनाया है उसको। तो उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ऐसे कैसे चला जाता है? तो वो एपीआई कॉल्स की मदद से होता है। कहने का मतलब है कि जब दो कंप्यूटर्स या दो सर्वर्स जब एक दूसरे से कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ओके तो वो एपीआई की मदद से होता है। उसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब आप कोडिंग की मदद से एक सर्वर से डेटा मांग रहे हैं, पर आप आप नहीं, आपका सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, का फुल फॉर्म में भी हाँ, देखा था, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कुछ ऐसे ही आ रहा है गूगल पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक नोटिस करना कि आपको कैब बुक करनी है, ठीक है जी, हम्म। और आप सॉरी उबर की ऐप पे नहीं गए कैब बुक करने के लिए। आपको पहले देखना था कि मैप में ये कहाँ पे है, आपकी लोकेशन। तो पहले आपने गूगल मैप खोला, आपकी डेस्टिनेशन मतलब डायरेक्शन चेक करी पहले कि आप करंट लोकेशन से आपको जाना है इंडिया गेट, ठीक है जी, आपने देखी। फिर आपने देखा कौन से ऑप्शन है भाई, फुट बाय बस या बाय कार, ठीक है। उसके अलावा आपने आपने देखा वहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि आपको अब हाँ, बाय कैब, यस, आपको कैब से जाना है तो आपने कैब पे क्लिक किया। अब गूगल आपको सजेशन दे देगा कि भाई आप इतने रुपए में जा सकते हो, और इसमें ओला अलग अलग ओला के ऑप्शन है, उबर के ऑप्शन ही है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये ओके आता है कि गूगल को क्या मतलब है भाई कि ओला से जाना है कि उबर से जाना है। साथ साथ वो प्राइस भी बता देता है कि 80 रुपए लगेंगे, 200, 300, 250 लगेंगे, करेक्ट। तो गूगल के पास उबर की प्राइस कैसे आई कि एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन पे छोड़ने के लिए, एक बंदे को पहुंचाने के लिए उबर कितना चार्ज करेगा, वो गूगल को कैसे पता, करेक्ट। ओके तो यहाँ पे गूगल क्या करता है, उबर के सर्वर से एपीआई की मदद से 2 पॉइंट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना प्राइस वो चार्ज करना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है अपनी ऐप में, ओके। ठीक है। तो ये होता है एपीआई की मदद से, मतलब गूगल मतलब गूगल जो, डेटा एक्सचेंज, मतलब डेटा एक्सचेंज एक सर्वर से दूसरे हाँ सर्वर पे जो होता है, दैट हाँ इज थ्रू एपीआई। हाँ, यस यस, करेक्ट, ठीक है जी। ठीक है। वैसे अगर आपको देखना है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, इस पे जाऊंगा नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
पावर बीआई में भी एपीआई होती हैं। देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे गेट डेटा सेट आ गया, ये इसका एक एंड पॉइंट है ये पूरा, ठीक है। इस पे अगर आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिक्वेस्ट जाएगी इस तरह से, और रिस्पॉन्स या रिजल्ट जो आएगा वो ये जेसन का आउटपुट आएगा, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड एपीआई कॉल्स। अच्छा, नहीं रिक्वेस्ट बट ये ऑनेस्टली मेरे को समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से कोई निकल बात गया, नहीं, बट मेरे को समझ कोई में आ बात गया नहीं, API क्या है मोटा मोटा, हाँ हाँ, कि डेटा एक्सचेंज होता है इधर से उधर, राइट? आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए ताकि कोई पूछे तो बता सके हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाकी जी, एक एक लेयर करके जब इसमें उतरोगे तो धीरे धीरे चीजें की क्लैरिटी आती रहेगी, ठीक है जी। ओके सॉर्टेड है, आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, ओके। ओके, अगर ये वाला नहीं समझ में आया कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि जब शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था मुझे भी नहीं पता था, तो मैं नॉर्मली क्या करता था, मैं एक एक ऑप्शन ट्राई कर लिया करता था और मेरा काम हो जाता था। ओके। अच्छा इसको बंद कर देता हूँ। हाँ साहू जी का एक सवाल था, जी साहू जी पूछिए। नहीं, जैसे आपने कहा ना वेब से डेटा निकालते, तो ये ऑप्स जो दिखाया है उसी के थ्रू जाते हैं हम, ओ डेटा राइट। वो डेटा। और एक भी है वेव, अच्छा दैट इज हाँ तो आल्सो आप देखेंगे, वर्क। हाँ हाँ यस, हाँ वो भी यही करता है, पर उस पर जरूर नहीं है कि आपको एपीआई वाली। अब जैसे यहाँ पे देखो एक चीज, ये जैसे आपने मैंने बताया कि एपीआई का एंड पॉइंट है ये, एचटीटीपी के बाद देखो लिखा हुआ है एपीआई, लिखा है ना, पे डेटा पर हर बार जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं लिखा है एपीआई, नहीं लिखा, पर यहाँ लिखा है odata.org। अलग अलग यूआरएल अलग अलग होते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ से डेटा लाना है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले मैंने ओडेटा लगाया, ओडेटा यूज किया, अच्छा ये आ गया, ये वाला यूज किया था, इसकी जगह पे मैं यूज करता हूँ वेब, वेब। ये वेब पे चला गया, इसको पास किया और ओके किया। ऑथेंटिकेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा कनेक्ट मारो, ठीक है। वर्कस्पेस में गए, तो मतलब उसने जो रीड किया है, ये वेब वेब जो रीड करता है वो, अब ये कैसे रीड करता है, ये एक्सएमएल रीड करता है, जो कि ये है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये इसको रीड करता है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये इसको रीड कर रहा है, आई थिंक इंस्पेक्ट, ये सब रीड करता है आपका वेब कनेक्टर, ठीक है सर। पर डेटा इससे भी आ सकता है, वेब कनेक्टर से डेटा आ जाता है, और डिपेंड करता है कि डेटा रखा कहाँ है, इस कोड में डेटा रखा हुआ है या फिर एक अलग से सर्वर से डेटा की रिक्वेस्ट आ रही है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कंपनीज में नहीं होता है इतना यूज, ठीक है। बहुत कुछ कुछ जगह पर होता है, पर मैंने तो नहीं किया हुआ अब तक। अच्छा चलिए, हाँ दीप्ति जी के एग्जाम्पल से मैंने डेटा सोर्स सेटिंग बता दी, रिसेंट तो मैं पहले बता चुका। कोई सवाल है यहाँ तक? नो। सर प्लीज डेटा सभी सोर्स कंफर्म करो प्लीज। सेटिंग, क्या क्या हमने क्या कवर करा इसमें? ऊपर एक ऑप्शन है डेटा सोर्स सेटिंग का, डेटा सोर्स हाँ सेटिंग। जी बिल्कुल। तो दीप्ति जी ने पूछा था कि ऑथेंटिकेशन देखनी है उनको, वो डेटा वाली, है ना। तो मैं यहाँ पे आया, डेटा सोर्स सेटिंग में मैं गया, या एक तरह से समझ लेते हैं कि मान के चलिए कि मैंने एक कनेक्शन बनाया, ठीक है। और कनेक्शन बनाने के बाद मेरे को उसके कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये SQL का कनेक्शन है मेरा, इसमें मुझे अगर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने डाला था वो बदलना है मुझे, क्योंकि सिस्टम एक बार ले लेता है, मतलब पावर बीआई में आप एक बार सक्सेसफुल कनेक्शन बना लेते हो तो वो आपसे दोबारा यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। पर अगर आपको उसको चेंज करना है तब आपको डेटा सोर्स की सेटिंग में आना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे एडिट परमिशन पे क्लिक करना होगा,
फिर एडिट पे क्लिक करना होगा, देन आप अपना यूजर नेम पासवर्ड दोबारा दे सकते हो। ठीक है, सॉर्टेड है। ओके। ओके, इसके अलावा वैसे सर ये हम ओनली एसक्यूएल के लिए है बस? ना 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 हर तरह के डेटा सोर्स के लिए है, हर जगह? ओके। हर तरह के। मतलब ये यूजर नेम पासवर्ड हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि जहां से वो कनेक्शन हमने क्रिएट किया था पहले, वहां पे यूजर नेम पासवर्ड चेंज हो गया है। हाँ ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सेल है फॉर एग्जांपल, एक्सेल में तो यूजर नेम पासवर्ड देना नहीं पड़ता, पर हम ये मान रहे हैं कि हमारा एक्सेल जो पहले डेस्कटॉप पे पड़ा था अब वो डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा है, वो डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में किसी ने डाल दिया है। अब मुझे वो एड्रेस चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा चेंज डेटा सोर्स। अब मेरे को ये ऑप्शन देगा कि मैं उसका एड्रेस चेंज कर सकूं। ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और वो रीड कर लेगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर वो सीक्वल है, अगर वो सीक्वल है और सीक्वल में मेरे को सर्वर डिटेल्स चेंज करनी है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक किया, विंडो आएगी और आई कैन चेंज इट हियर। ठीक है, ओके। तो मतलब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम ये चेंज, जैसे सपोज एक्सेल वाला है, चेंज सोर्स कर रहे हैं, हमने एक एक्सेल कहीं पर पड़ी हुई थी, वहां से डेटा यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब अगर अब उस हाँ हाँ एक्सेल हाँ में डेटा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी डेटा चेंज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड है आपस में अब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और ये अगर कनेक्शन टूट हाँ जाता है, मतलब उसका हमने पाथ चेंज कर दिया, वो एक्सेल हाँ किसी एक फोल्डर से उठा के दूसरे फोल्डर में डाल दी, तो यहाँ हाँ पे जो हाँ डेटा है वो डेटा यहाँ पे रहेगा, डेटा रहेगा, पर आप जब लेकिन अब उसमें बोलोगे कि नया मतलब उसमें फिर वो चेंजेस अगर हमने एक्सेल में करे तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं डाल करेंगे। देंगे तो कैसे एक्सेस होगा? हाँ हाँ जी क्योंकि वो इंपोर्ट कर चुका है ना दीप्ति, हाँ एक बार हाँ इंपोर्ट कर बट चुका है बट इसलिए। आगे के लिए रिफ्रेश नहीं होगा ना? नहीं, हाँ, हाँ आगे के लिए रिफ्रेश नहीं होगा, उसके लिए आपको डेटा सोर्स सेटिंग में जाके चेंज करना ही पड़ेगा, तभी वो आगे का डेटा उसमें रिफ्रेश होगा। जो कि Right. ऑलरेडी इंपोर्टेड है उस पे हम लोग काम कर सकते हैं, हाँ मतलब उसमें कुछ इशू नहीं आएगा। उसमें कुछ correct, इशू नहीं correct. आएगा। राइट उस टाइम पे अब क्योंकि आपका पाथ चेंज हो चुका है, तो आपको रिफ्रेश को सक्सेसफुल बनाना है, देन आपको उसका सोर्स जो उसका एड्रेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप ऐसे क्लिक करो, यहाँ पे आके उसको चेंज कर दो ऐसे। ठीक है, और क्वेश्चन है थोड़ा सा मेरा, सपोज करेक्ट है। एक एक्सेल रखा है शेयर पॉइंट पे, उसमें हाँ जी पहले हाँ 20 हाँ रोज थी और मैंने 10 रोज और अपेंड की, तो वो डेटा रीड या इंक्रीमेंट रीड कर लेता है? इंक्रीमेंट भी कर लेगा, पर वो भी ठीक है, मैं मुझे बता नहीं सकता। हाँ जब आप बताओगे, मतलब बाद में जब बताओगे तब बता देना। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा कौन से में था। हाँ, मतलब जैसे जब कि मैं आपको कोर्स अच्छे से गेट में पढ़ेंगे बताऊँ, आप तभी बताना। गेट में बताऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको इंक्रीमेंटल रिफ्रेश बताऊंगा, तब ये कवर करेंगे इसके बारे में। उसके बेसिक बताने पड़ेंगे पहले, होता क्या है और उसकी पॉलिसी कैसे बनाएं और कैसे इसे पूरा करें। हाँ जी, ये समझ में आया? नहीं, तो राकेश, आई थिंक वही डिस्कनेक्ट है अभी। व्हाट आई अंडरस्टूड अर्लियर वाज, इसको चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सेल का पाथ चेंज हो गया है और हमें हाँ हाँ उसको इससे वापस कहीं ना कहीं इंटरलिंक करना है, राइट? और इंटरलिंक करेक्ट इसलिए करना करेक्ट। है कि अगर एक्सेल बुक हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, तो इस यहाँ पे हाँ इंपोर्ट डेटा में, जैसे आई थिंक दीप्ति संजना जो भी अभी बता रहे थे, कि अगर उसमें 10 रोज हैं और 5 रोज और ऐड कर दी है एक्सेल में, जो एक्सेल फाइल हाँ हमारे शेयर फोल्डर में पड़ी हुई है, तो वो 5 रोज यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्बेड हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे, अगर वो इंपोर्ट हो इंटरलिंक्ड है। जाएंगी, बट पाथ, अगर आपका पाथ बिल्कुल सेम है ना, अगर आपने हम्म, पाथ चेंज भी कर दिया और उसके बाद जहाँ पर आके मतलब अगर आपका डेस्कटॉप से हेलो। कर दिया हाँ अपना, जी, डेस्कटॉप से डॉक्यूमेंट ही कर दिया, तो आपका फिर चलो ये एक काम। वो रिफ्रेश होती रहेगी, आप जाके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्रेश करते जाइए, वो होती जाएगी आपकी रिफ्रेश। बट आपको हाँ आपको अपना पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, वही पाथ देना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग चेंजेस और डाले जा रहे हैं। हम्म। एक काम करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये हमारे पास ऑर्डर्स की टेबल है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करता, मैं सिंपल काउंट दे देता हूँ आपको। तो इधर आते हैं, उसके बाद कैटेगरी ले लेते हैं, कोई भी कॉलम ले सकता हूँ मैं। और यहाँ पे आके मैंने सिर्फ काउंट ले लिया, तो ये कुछ काउंट आ रहा है मेरे पास, ये मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड का काउंट है।
कि कितने रिकॉर्ड हैं उसके अंदर। उसके बाद ये हमारी फाइल है। इस फाइल में ये पहली जो शीट है ये मेरी ऑर्डर्स की टेबल है। इसमें अगर आप देखोगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, ये है 999 ठीक है, ये लास्ट रिकॉर्ड है, उसका आईडी है ये, और यही काउंट यहाँ पे भी दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, 3 रिकॉर्ड उठाया मैंने और इसके नीचे पेस्ट मार दिया और इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे अभी भी उतना ही आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए नया डेटा, जानना है कि जो एडिशन किया मैंने वो दिखेगा क्या इधर। तो उसके लिए मैं अभी, क्योंकि मैनुअल है सिर्फ दिखाने के लिए, पर प्रोसेस कुछ अलग होता है, सर्विस पे अलग होता है। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसको रिफ्रेश डेटा कर दूंगा। तो ऊपर से भी कर सकते राइट? ऊपर से भी कर सकते हैं। ये क्यों मैं क्या कैसे होता है, अभी देखेंगे 3 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है जी। अब ओके बोलेंगे आपने यहाँ से किया, पर होम में भी तो रिफ्रेश आ रहा है, यहाँ से क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये है क्योंकि अगर मैं यहाँ से टेबल। करूंगा तो ये सारे टेबल रिफ्रेश मार देगा। क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक टेबल रिफ्रेश करनी थी, इसलिए मैंने टेबल पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया। ठीक है, सॉर्टेड है। अच्छा, अब सिनेरियो में थोड़ा सा इसको खराब करते हैं। मैं इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी जगह पे इस एक्सेल फाइल को डॉक्यूमेंट्स में डाल देते हैं। ओके, पढ़ाई है वैसे भी, एक काम करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं चीज। ओपन है क्या? रिप्लेस, ये फाइल यहाँ पे आ गई, सोर्स से गायब। ठीक है जी। अब रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे कहेगा एरर, क्योंकि इसको सोर्स में वो फाइल नहीं मिली। कह रहे ना मेरे को नहीं मिली, मना कर रहा है। अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ रखी है, तो मुझे वो चेंज करना है। तो उसका अब पाथ चेंज करना। जब तक मैं इसको एड्रेस नहीं बदल के दूंगा तब तक ये एरर देता रहेगा। ओके तो कहने का मतलब है जब भी एरर आए तो एक बार एरर को पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी में ही उसने एक्सप्लेन किया होता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। ओके ओके ओके, फिर हम यहाँ पे आए, हम डेटा सोर्स सेटिंग में गए। अब इशू था पाथ को लेकर, तो ये हमारा पाथ दे रखा है, इस पे क्लिक किया। एक्सट्रैक्ट था। हाँ, उसके बाद चेंज सोर्स पे गए। अब यहाँ पे मैन्युअली टाइप तो करेंगे नहीं, राइट, बेटर के ब्राउज कर लेते हैं। ब्राउज के बाद डॉक्यूमेंट चले गए और इसको ये इस पर डबल क्लिक कर दो, पाथ पूरा आ जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट हो गया और इसे ओके कर दो। अब उसके बाद ओके कर दिया तो देखेंगे डॉक्यूमेंट अभी रीड कर रहा है। अब इसे आप क्लोज कर दो। ओके, अप्लाई चेंजेस कर देते हैं उसके बाद, और आप देख रहे हैं कि ये रीड कर रहा है। अब इसमें मैं अगर राइट क्लिक करूं और रिफ्रेश करूं तो ये मुझे मना नहीं करेगा। हाँ, डेटा नहीं है उसके अंदर, तो ज्यादा आ भी नहीं रहा है। अब हम क्या ठीक कर है सकते हैं, इसको चेक करने के लिए इस पे वापस आए और 3 जो रिकॉर्ड डाल लेते हैं उसको हटा देते हैं। अब अरे आ गया। ओके, ओके, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ। उसके बाद पावर बीआई पे गए, राइट क्लिक और रिफ्रेश डेटा। ठीक है, और ये खत्म, और ये 4 हो गया। ठीक है, सॉर्टेड है। क्लियर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक, किसी और को सवाल है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, चलिए ठीक है। इसके अलावा डेटा सोर्स सेटिंग में आप देखेंगे एडिट परमिशन और क्लियर परमिशन ये कवर कर चुके हैं। एक्सपोर्ट पीबीडीएस ये मैं बाद में कवर करूंगा, इसका मीनिंग कुछ और है, अभी बताना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ओके ओके, कोई और सवाल? राकेश जी, कमल जी, साहू जी, दीप्ति जी, संजना जी? नहीं सर। सॉरी सर। मतलब सवाल नहीं है उसके लिए सॉरी, या किसी और बात के लिए? नहीं, आपने मेरा नाम लिया, मैं 2 मिनट के लिए गेट बंद करने गई थी बस। नहीं, आवाज आ रही आंसर थी बहुत आपने ज्यादा। अपने टाइम पे आंसर मतलब रिस्पॉन्स किया।
अच्छा, मैंने कौन अपना किया? नाम सुना और मैं जब बनता जस्ट नहीं है। गेट बंद करके आई थी तो मुझे लगा आपने कुछ पूछा मुझसे और मैं अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, क्या हमारे राहुल जी हैं? अच्छा, राहुल जी नहीं है, राकेश जी तो बोल नहीं रहे कुछ। चलो ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, नहीं, मैं हूँ है यहाँ ओके। पे। ओह गुड, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है पावर क्वेरी क्या है, मेरा क्या सवाल करता था है? पर अभी का नहीं है, थोड़ी एडवांस रहेगा। अच्छा, आगे का है तो आगे क्लियर है, हो सके तो किसी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप बाद में पूछ सकें। ठीक ठीक ठीक। है, पावर क्वेरी क्या है? अ, तो हम इस विंडो को पावर क्वेरी कहते हैं। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगा तो ये जो विंडो है ये पावर क्वेरी एडिटर विंडो है। अब ऊपर देखिए लिखा हुआ भी है पावर क्वेरी। इसको आप पावर क्वेरी कह सकते हैं, क्वेरी एडिटर कह सकते हैं, या क्वेरी आपका पावर क्वेरी एडिटर। राकेश सॉरी, को फिर से आप ओपन करोगे? मैंने फिर वो 2 मिनट के लिए ना हैंग कर गया था सिस्टम। ओके ओके, चलेगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि पावर क्वेरी क्या है, पहली चीज। राइट राइट। आपके पावर बीआई डेस्कटॉप में पावर क्वेरी कहाँ पे है? तो उसके लिए आप होम में जाओ, ट्रांसफॉर्म डेटा बोल लो, या क्योंकि पावर क्वेरी की मदद से ही डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हो आप, तो इसलिए ट्रांसफॉर्म डेटा। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी पावर क्वेरी की विंडो आ जाएगी। ओके ठीक है, ऊपर आप देखोगे टाइटल में तो आपको दिखेगा पावर क्वेरी एडिटर लिखा हुआ है। तो इस विंडो को ही हम पावर क्वेरी कहते हैं। ओके और सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप यही करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा सी के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़, सारा यही होगा। अच्छा ओके जी ओके। तो इसको हम क्वेरी एडिटर भी बोलते हैं। ओके, और ये डेटा यहाँ पे आता है, सबसे पहले यही आता है, ठीक है। उसके बाद आगे के स्टेप में फ्लो करता है। तो दिस इज योर फर्स्ट लेयर, पावर बीआई की फर्स्ट लेयर है। और ट्रेनिंग भी 4 लेयर्स में होगी, तो जो पहली लेयर है। अच्छा, पावर क्वेरी का इस्तेमाल क्या है? डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। क्या ये ऑटोमेट करता है? यस, ये आपके टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। पावर क्वेरी जो है एक्सेल में भी है। ओके, अब डेटा में जब जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे भी गेट डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको पावर क्वेरी में जाना है, अदर में गए और यहाँ पे ब्लैंक क्वेरी में जाना पड़ेगा आपको, वैसे नहीं जा सकते एकदम से। तो देखो यहाँ पे भी पावर क्वेरी विंडो खुल जाएगा, कलर अलग होगा, थोड़ा थीम अलग है इसकी। अगर थोड़ी इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ मैं आपको। सो पावर बीआई लॉन्च करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी खेली थी, क्योंकि वो एडवांस बीआई के स्पेस में कुछ करना चाह रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले जो टूल वो प्लान कर रहा था लाने का, उसको सीधा नहीं लाया वो, उसकी जगह उसने स्ट्रैटेजी खेली। उसने कहा पहले लोगों को आदत दिलवाते हैं। तो अपने नए टूल के कुछ फीचर्स धीरे धीरे उसने एक्सेल में डाले, क्योंकि वो जानता था कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक्सेल यूज होता है वाइडली, ठीक है। अगर हमने लोगों की आदत बना दी एक्सेल में ही, तो फॉर श्योर वो हमारे नए टूल को भी अडॉप्ट करेंगे और बहुत अच्छा अडॉप्ट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने नए टूल के फीचर्स को एक्सेल में डाल दिया शुरू में। तो वो लेके आए पहले डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से एड ऑन लेके आए, जिसको उन्होंने बाद में पावर क्वेरी का नाम दिया। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। तो थोड़ा इतिहास बता रहा था मैं, कभी पूछ लेते हैं, कोई एक्सेल का दीवाना होता है तो पूछ लेते हैं कि आपने शुरुआत कैसे करी। हाँ जी, ठीक है। तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, एक्सेल का आइकन आ रहा है लेफ्ट में। और राकेश सर, जी सर, ये हाँ जी, एक्सेल में जैसे आप ये पावर क्वेरी ओपन कर रखा है आपने, तो यहाँ से हाँ जी। अगर हम कोई डेटा लेंगे तो कैसे लेंगे इसमें? अभी बता दें। जैसा आपका पावर बीआई में तरीका था डेटा लेने का, इसमें भी वैसे ही तरीका, क्योंकि दोनों का इंटरफेस बिल्कुल सेम। आप डेटा में गए, यहाँ पे भी गेट डेटा आएगा, तो यहाँ पे एक्सेल से उठाना है, सीक्वल से उठाना है, तो ये सीक्वल आ गया। और बहुत सारे डेटाबेस में से उठाना है तो यू हैव कनेक्टर अवेलेबल, अज्योर से उठा लीजिए, पावर प्लेटफॉर्म से उठा लीजिए, ऑप्शंस है आपके राकेश, पास कई सारे। ये जो जी गेट डेटा वाला फीचर एक्सेल में है,
ये हाँ, मतलब तो बहुत पहले से था क्या, मतलब आई मीन टू से 2013-14 के टाइम में भी था, या ये भी रिसेंटली ऐडेड हुआ है पावर बीआई के बाद? ये पहले से है, पहले से एज इन जब मैंने इसको पहली बार देखा था ये 13 से दो है सर, दो 13 से। नहीं, मैं बता रहा हूँ कब से है। ये 2015 में देखा था मैंने इसको, अच्छा, और पावर बीआई ये मार्केट में आया था। हाँ 2015 में मैंने देखा था। और उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर ऐड किया था, उन्होंने इसको ऐड किया था 2013 में ऐड किया था। पर डायरेक्ट ऐड नहीं किया था, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, और फिर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद इसमें एज अ एड इन आता था वो। अच्छा। फिर जब 16 का वर्जन आया इनका ऑफिस का, उसमें इन्होंने इनबिल्ट कर दिया इसको, और 19 में भी इनबिल्ट है अभी भी। ठीक है, तो पावर क्वेरी इसमें इसमें मतलब कहानी ये है कि पहले उन्होंने लोगों को फ्लेवर दिए नए टूल के, बोला नहीं कि हम लॉन्च कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं बोला, बोला हम एक्सेल में ऐड ऑन दे रहे हैं आपको, आप यूज करिए इसको। और उन्होंने इतनी बढ़िया चीज दे दी है, ठीक है। और इसकी मदद से आप अपनी एक्सेल की रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हो, मतलब क्योंकि जो जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा वो सारी ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अभी जो करेंगे आगे चल के। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे पावर बीआई का जो डेटा मॉडल है वो भी इसके अंदर है, उसका नाम है पावर पिवट, ये रहा। आप देखेंगे बिल्कुल विंडो थोड़ी सी अलग है, वो किससे थोड़ा मतलब एक कॉपी है दूसरे सॉफ्टवेयर की। माइक्रोसॉफ्ट का एक और सॉफ्टवेयर है एनालिसिस सर्विसेज, उसकी कॉपी है ये। तो देखो पूरा एनालिसिस सर्विस का विंडो आता है, ये पूरा वही विंडो है। डेटा है क्या हमारे पास, डिजाइन, ओके सॉरी, एक काम करते हैं छोटा सा दिखाता हूँ आपको। अरे भाई कहाँ हो यार, यार रहने देते हैं, इसमें इसे इतना बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है जब आप पावर बीआई के अंदर जो डेटा मॉडल है वो इसमें पावर पिवट के नाम से जाना जाता है। और आप पावर बीआई में जो रिपोर्ट वगैरह बनाते हो, जिस कैनवस पे बनाते हो, जिस एरिया में बनाते हो, वो भी यहाँ पे है, उसको हम कहते हैं पावर व्यू। ठीक है, थोड़ा इतिहास हो गया वो तो आगे बढ़ सकते हैं आप। ये पता हो तो अच्छा है, ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मतलब है ही नहीं मेरे हिसाब से। हाँ जी, आगे बढ़ो। ठीक है, यस। सो बिल्कुल अपने बिल्कुल। अच्छा ठीक है, सो आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो अगर आप एक्सेल पे यूज कर रहे हो, क्योंकि पावर क्वेरी है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स में होते हैं, ऑटोमेट होता है। अच्छा, व्हाई इट इज यूज इन पावर बीआई। अच्छा तो शायद, अच्छा चलिए ठीक है, आप मुझे बताइएगा आपके हिसाब से पावर क्वेरी का इस्तेमाल पावर बीआई पे क्यों होता है। वैसे कवर कर चुके हैं हम, फिर भी देखते हैं। शुरू करते हैं, प्लीज पास करिएगा एक सबके टर्न के बाद, ठीक है, नाम लिखकर पास करना है। स्टार्ट करते हैं कमल जी से। बताइए कमल जी, पावर क्वेरी का हाँ इस्तेमाल पावर बीआई में क्यों होता है। सर, डेटा को लोड और ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब डेटा को के अंदर फॉर्मूले इसके लिए। तीन तीन जवाब दीजिए, तीन। और अगर आपको नहीं पता तो आप किसी का नाम लीजिए और उसको पास करिए। गौरव सर बताया था थोड़ा। ऑटोमेट करने के लिए। तीन कोशिश करिए, तीन आंसर दें। अरे ये जो पहले बताया वो सही है ही गलत है? अरे सही गलत बाद में देख लेंगे। अच्छा, एक ऑटोमेट करने के लिए, डेटा इंपोर्ट करने के लिए, और डेटा में चेंजेस करने के लिए। हाँ तो आगे ठीक है, पास करो। पास टू संजना। नाम डेटा को इंजेस्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज साहू। डेटा को एक्चुअली, क्योंकि जो हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर में नहीं होता, तो पावर क्वेरी में हम पूरा स्ट्रक्चराइज करते हैं, जैसे ब्लैंक सेल, ब्लैंक रो, अनयूज्ड कॉलम रो, व्हाटएवर is there, so we can remove all this and clean the data in proper table format, and we can only keep the used data in that particular sheet table that ओके is used ओके that is ओके used in Power Query. ओके ओके, आगे Pass, Dipti. इसको। अच्छा दीप्ति जी दीप्ति बताइए। बोलिए। हाँ जी, इंजेक्शन के लिए ETL के लिए, मतलब ETL में ही आ गया सब कुछ।
और मतलब डिफरेंट सोर्सेज को कनेक्ट बाय ETL ही, मतलब ETL कवर्स ऑल द 3 थिंग्स आई गेस। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, पास करिए। बस राकेश। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ जी सर, जो बेसिकली मैं जहाँ तक जानता हूँ, जिसका यूज़ करता हूँ, वो मैं डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म करता हूँ। दूसरी बात है डेटा सोर्स होता है, जैसे होता है डेटा कांस्टेंट होता है। सपोज़ मेरा कोई डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप को भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे हम क्वेरी लैंग्वेज ऊपर लिखा होता है बार में, वहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उसमें अगर कोई टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हम नंबर में डालना चाहते हैं, तो वहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट ट्रांसफ़ॉर्मेशन यहाँ से हम कर सकते हैं डेटा को। हेलो। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ गलत तो नहीं कहा सर? अरे नहीं, सब सही कह रहे हैं। तो चलो आपको पता है। पास टू राकेश नाम। हाँ यस। हाँ ठीक है जी, तो आप सभी ने इसे कवर कर लिया, गुड। ठीक है अच्छा, अब ये सवाल आता है कि क्या ये ETL टूल को रिप्लेस कर सकता है? नहीं तो राकेश, इसमें जो हमने आंसर दिए हैं उसमें कहीं कोई किसी ने कुछ गलत दिए बोला हो, बिकॉज अकॉर्डिंगली फिर हम मतलब मे बी चेक कि हमने जो समझा है ठीक है नहीं है। अच्छा कमल जी ने कुछ बोला था, मैं थोड़ा मिस कर रहा। कमल जी आपके हिसाब से क्या करता मैंने है? कहा Why था it is कि used? ट्रांसपोर्ट करना फंक्शन को, मतलब जैसे सर ने बताया था, साहू सर ने, कि क्लीन करते डेटा, तो उसको फंक्शन के थ्रू जैसे एक्सेल में करते वैसे ही होता है। इसकी इसकी अलग अलग एक लैंग्वेज होती है, उसको कहते हैं हम्म, एम एम लैंग्वेज लैंग्वेज यूज होती करनी पड़ती है। हाँ उसकी उससे करते हैं सारा ट्रांसफॉर्मेशन। है। ओके। अच्छा चले, तो सब मतलब सबने सही बोला है। ओके बट हाँ जी। राकेश, आपकी मतलब आपकी बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग पावर क्वेरी हम क्यों यूज करते हैं, आप क्या बताओगे? मैं भी वैसे यही बोला जो आप बोल रहे थे, आप सभी ने बताया। पहला पावर क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं डेटा को गेट करने के लिए। जितने पता उसके कुछ और इस्तेमाल भी हैं। पावर क्वेरी के पीछे एक लैंग्वेज वर्क करती है जिसको हम कहते हैं एम। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये विंडो दिख रही है आपको, ये इसका UI है, यूजर इंटरफेस। पर इसके पीछे जो कोड काम कर रहा है उसको आप एडवांस एडिटर में जाओगे तो आप देखोगे ये कोड चल रहा है पीछे। इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं एम फॉर मैशअप। एम राकेश फॉर सर, डेक्स मैशअप। फंक्शन क्या होता है? डेक्स देखो, इसमें दो तरह की लैंग्वेज है पावर BI के अंदर। एक एम लैंग्वेज है, दूसरी है डेक्स। डेक्स का मतलब, एक मिनट। हाँ जी ओके। हाँ यस ओके, डेक्स की बात कर रहे थे हम लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ जी राकेश, यस। हाँ जी बिल्कुल। ओके हाँ। सो यहाँ पे दो लैंग्वेज होती है पावर BI के अंदर। एक लैंग्वेज है एम, जिसे हम मैशअप लैंग्वेज कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज है डेक्स। ठीक है ओके। एम का काम होता है, एम लैंग्वेज का काम होता है आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, उसकी शेप को चेंज कर देना। ठीक है जी, शेप चेंज करने के कई मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, डेक्स का मतलब होता है, मतलब फुल फॉर्म है उसकी, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है, उसका काम होता है जो बिजनेस लॉजिक है उसको यूज करना, उसके बेस पे कैलकुलेशंस बनाना, मॉडल के ऊपर, डेटा के ऊपर कैलकुलेशन बनाना। अभी इतना क्या कहते हैं उसको हम, इतना अभी आंसर इतना साउंड नहीं करेगा अच्छा, जब इसे करके दिखाएंगे तब समझ में आएगा। पर अभी बेस के लिए आप इतना रख लीजिए, आगे जब हम मॉडलिंग करवाऊंगा मैं, तब इसकी क्लैरिटी आपको मतलब लाइव दिखा भी पाऊंगा। ठीक है, ओके अभी तक जो हमने ओके। एक्सेल में देखा है, हमारे साथ जितने भी एक्सेल यूजर है,
उन्होंने एक्सेल देखा है, तो वहां पे एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ आप डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो, प्लस उसका इस्तेमाल करके बिजनेस लॉजिक के बेस पे कैलकुलेशन भी बना रहे हो। हाँ जी, सॉरी। हाँ, ठीक है। सो राकेश ये सर, बेस है। जी जी। आपने जैसे अभी एक्सेल के फॉर्मूलेस की बात की कि एक्सेल में जो फॉर्मूले होते हैं, मतलब जैसे पावर बीआई में आप दो लैंग्वेज बता रहे हो, डेक्स और एम लैंग्वेज, तो जो हाँ, एक्सेल के फॉर्मूलेस होते हैं वो डेक्स में यूज होते हैं ज्यादातर या एम लैंग्वेज में होते अच्छा, ओके। देखिए, पहली बात, दोनों टूल हैं अलग अलग, ठीक है। हैं? ओके। बट माइक्रोसॉफ्ट की जो इंटेंशन थी, जो दिमाग में चल रहा था जब इस टूल को डेवलप करते टाइम पे, उनका फोकस था कि जितने भी एक्सेल यूजर हैं उनको वो पावर बीआई का फ्लेवर देना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस टूल को एक्सेल यूजर के हिसाब से बनाया है। मतलब आप अब देखो, काफी सारी सिमिलैरिटीज मिलेगी आपको। जैसे कई सारे फंक्शन जो आपको एक्सेल में है, वही फंक्शन आपके पावर बीआई में भी है, सेम, पर विथ एडवांस फीचर्स। ताकि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेल यूजर हूं और मैं इस टूल को सीखता हूं, तो मुझे एलियन जैसा फील नहीं आना चाहिए, स्ट्रेंज फील नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो एक्सेल जैसा ही है। क्योंकि जब वो फील आएगा मेरे को, तो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा आएगा और मेरे लिए लर्निंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी उसको सीखना, ठीक है। इसी वजह से, मतलब एक छोटी सी कहावत थी पावर बीआई की स्पेस में, कि पावर बीआई इज इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मास्टर। तो जब जब पावर बीआई शुरू करते हो तो आपको लगेगा यार तो बहुत आसान है, ड्रैग ड्रॉप किया बन गया, इससे बढ़िया तो टूल ही नहीं है। बट जब आप उसमें और उतरते रहते हो तो आप देखोगे यार ये तो लेयर है, लेयर है, मल्टीपल लेयर देखोगे, आप कहोगे यार अब थोड़ा टफ लग रहा है ये। फिर कहोगे यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आपका भी उसका जो टूल को देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा उस टाइम पे। हाँ जी। क्या ये सब आंसर हुआ ओके। इसका, टैक्स और एम? तो सर एक इसमें एक सवाल है, तो आप हमें एडवांस तक पहुंचाने वाले हैं या हाँ, इंटरमीडिएट पहुंचाएंगे? मेरी कोशिश है, मैं आपको जीरो से बढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल एडवांस तक ले जाऊंगा। सुपर एडवांस नहीं फिर होगा, ठीक। सुपर एडवांस नहीं होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। सर सुपर एडवांस ही सु, चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? सुपर एडवांस में यार आपको फिर पावर शेल भी सिखानी पड़ेगी, रिपोर्ट बिल्डर भी सिखाना पड़ेगा, एक्चुअली अगर एपीआई भी हमें मतलब सिखानी। वो वाली बात हो गई कि हमें जब तक कुछ पूरा प्रॉपर नहीं आएगा तो हम तो आधे हाँ। अधूरे इंसान कहलाएंगे, कि शुरुआत हमें कुछ देखिए, आता नहीं है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझो। जब मैं ज्ञान दे रहा हूँ, राइट, तो मैं एक बकेट की तरह हूँ, ठीक है। पर जब आप ज्ञान ले रहे हो, सो आप एक बोतल के जो नोज होती है ना, उतना है आपका ज्ञान रिसीव करने का। नहीं मैं तो सर पूरा राकेश सर, बाल्टी उड़ेल रहा हूँ। वो कहते हैं सुनो ना तो कि सही। आधा अधूरा ज्ञान भी बुरा है। नहीं, इसमें यही तो कमाल है इस टूल की, कि इसमें आधा अधूरा जैसा पता ही नहीं चलेगा कब आधा है कब अधूरा है। क्योंकि ये है ही इतना बड़ा कि आप लेयर बाय लेयर करते जाओगे, आपको लगेगा और है और है और है। तो ये नेवर एंडिंग टास्क की तरह है, आप जो सीखते रहते हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह है, ठीक है। ओके सर। और शॉर्ट पीरियड में अगर मैं बहुत ज्यादा दूंगा, बहुत ज्यादा ज्ञान दूंगा, तो उल्टी कर दोगे आप लोग, समझ रहे हो, मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा वो ज्ञान, ओके ओके। ठीक है। तो इस छोटे से स्पैन में मेरी कोशिश है कि आपका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग कर देना। या एक दूसरे वे में भी बता सकता हूँ कि क्यों ऐसा है। अ, कि जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी ट्रेनर से सीखते हो, ठीक है, तो वो ट्रेनर आपको कभी भी एडवांस यूजर नहीं बना सकता, ठीक है जी। बस हम एक तरीके वो लिटरली नहीं बना सकता है। ट्रेनर आपको आपका जो इंटरमीडिएट, सॉरी मेरी गलती, जो बिगिनर लेवल है वो क्रॉस करा देता है आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रगल उसी में ही होता है। एक ट्रेनर आपको आपका बिगिनर लेवल क्रॉस करा के इंटरमीडिएट पे छोड़ देगा। फिर इंटरमीडिएट से एडवांस पे जाने का काम आपका खुद का होता है, क्योंकि वो चीजें आती हैं एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप लेते हो उससे आता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट से एडवांस तक जाने की जर्नी वो आपको खुद पूरी करनी होती है, ठीक है। क्या मैंने आंसर सही दिया?
ओके सर, आप हमारे साथ रहिए, हम कर लेंगे वहां पर हाँ, भी। अच्छा, ठीक है, ओके, बढ़िया। हम एडवांस तक चले जाएंगे कोई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एडवांस में जाना आसान नहीं है, बट मुमकिन है। अच्छा, ठीक है। कुछ कह रहा था मैं, हाँ, ये सॉर्ट हो गया। ओके, तो सवाल ये है कि क्या ये जो पावर क्वेरी है ETL टूल को रिप्लेस कर सकता है? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी सिर्फ पहली चीज पावर BI तक लिमिटेड है। दूसरा, ये उतना स्केलेबल नहीं है, मतलब ह्यूज वॉल्यूम डेटा के साथ ये की परफॉर्मेंस गिरती है तो, ठीक है। और हैवी ट्रांसफॉर्मेशन होने के वजह जब इस पे की जाती है तो ये हाथ खड़े कर देता है, मतलब कई सारी दिक्कतें आपको दिखेंगी। जैसे कि आप देखोगे कि आपका डेटा रिफ्रेश का टाइम बढ़ जाता है, कई बार फेल हो जाता है, मेमोरी इश्यूज दिखने लग जाते हैं। कहने का मतलब है पावर क्वेरी को डिजाइन किया है थोड़ी मोड़ी या छोटी छोटी स्मॉल स्केल की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। सिर्फ उस लेवल पे यूज करने के लिए इसको बनाया गया है। इसी वजह से आप पावर क्वेरी का यूज ETL टूल को रिप्लेस करने के लिए नहीं कर सकते। वो अलग से एक टूल है, अलग से उसकी स्केलेबिलिटी है, वो बड़े स्केल पे यूज करने के लिए बनाए जाते हैं ETL टूल्स, ठीक है। आई होप सॉर्ट करता है आंसर। So Rakesh, again, my question will be, what is ETL tool? ओह, सुबह बताया था ये। मतलब शायद एक काम करते हैं, आ, हम सुबह, हम ये क्या हुआ, ओके। चलिए एक लाइन साहू में जी। एक लाइन में बता दो, might be I'll be able to recall, और नहीं हाँ, तो फिर I'll अरे go नहीं नहीं, to आपको आपके सवाल का आंसर मिलेगा। साहू जी, आप बताइए ETL टूल क्या है? ETL टूल वही, जैसे पावर क्वेरी भी ETL टूल है, but ETL there is hardcore ETL tool is there separate, which is provided by different vendor. तो जैसे मतलब बाकी जो BI टूल है, जैसे टैबलू हो गया और कहीं क्लिक हो गया, ये सब में सेपरेट ETL टूल यूज होता है। इसमें इन पावर BI पावर क्वेरी नहीं रहता है, क्योंकि दैट इज नॉट MS प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे इन्फोटिक का करके है जो सबसे मार्केट लीडर है शायद, टॉप ETL टूल ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ओके, तो ETL, ये है ETL, ठीक है। इसका अगर मैं वो मीनिंग बताऊं तो E फॉर एक्सट्रैक्ट, T फॉर ट्रांसफॉर्म, L फॉर लोड, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब हुआ डेटा को गेट करना, गेट डेटा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया कि चेंज और मैनिपुलेट, ठीक है, मैनिपुलेट डेटा। और लोड का मतलब हो गया स्टोर डेटा। तो एक तरह से यही तो हमने पावर बीआई में करा था अभी, लोड बिल्कुल, करना है, इसीलिए ट्रांसफॉर्म करना है। एग्जैक्टली हाँ, तो ये वही तो है। डिफरेंट कैसे हुआ फिर उससे? डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट नहीं है। पावर क्वेरी भी यही चीज कर रहा है, पावर क्वेरी भी यही चीज कर रहा है। वो सोर्स से डेटा लेता है, उसमें डेटा की शेप बदली जाती है, चेंज की जाती है, डेटा मैनिपुलेट किया जाता है, उसके बाद उस डेटा को स्टोर किया जाता है मॉडल के अंदर। तो एक तरह से वो पावर क्वेरी आपका ETL है। ETL करता है पर ETL टूल नहीं है वो। कहने का मतलब है उसको उस ETL टूल को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया है। पावर क्वेरी को ETL टूल को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया है, उसको बनाया इसका गया आप है। एक ऐसी एग्जांपल लो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खुद का एक डेटाबेस है, क्योंकि आप ये सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए पावर बीआई बेसिकली आप विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत ETL तो यहाँ करोगे, दैट इज टेकन, बट वो डेटा सिर्फ वहीं कंज्यूम नहीं होता, वो और कई जगह पर भी होता है, और OLTP सिस्टम में भी डेटा पड़ा होता है। तो वो आपको एक फुल फ्लेजेडली ETL टूल चाहिए एक स्ट्रक्चर डेटा रखने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का। करेक्ट, करेक्ट। जैसे मेरे पिछले ऑर्गेनाइजेशन का एक किस्सा है, उसमें बिजनेस को एक रिपोर्ट चाहिए थी, ठीक है जी। पर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ डेटा तो डेटा सोर्स या डेटाबेस से लेना था, पर कुछ डेटा मैनुअल फाइल्स से आना था। मतलब अभी मैनुअल फाइल्स वो बिजनेस देगा हमको, ठीक है जी।
अब वो बिजनेस ये कहता है कि मैं आपको मैनुअल फाइल तो दूंगा, पर उस मैनुअल फाइल की भी हिस्ट्री चाहिए मुझे, कि जो मैंने आज दिया है और जो मैंने 2 साल पहले दिया था, उसका वो डेटा भी मेरे को साथ में देखना है। तो एक तरफ तो आपका हो गया एसक्यूएल का सर्वर, जिसमें आपके पास एक डेटा है, एक सेट ऑफ डेटा है। दूसरा हो गया आपके पास एक्सेल फाइल्स, जिसमें दूसरा सेट ऑफ डेटा है। ठीक है, तो आपने आप यहां से भी डेटा लोगे और डेटा यहां से भी लोगे। सिक्वल में तो डेटा आता है और स्टोर हो जाता है, ठीक है, पर एक्सेल में तो आप हर महीने या हर दिन अलग अलग डेटा होता है। तो मतलब अगर मैं 2 साल कह रहा हूं, तो क्या 2 साल का डेटा मेरे एक्सेल में होगा? हमारे सिनेरियो में नहीं था, हर दिन के हिसाब से एक्सेल थी वहां पे। तो अब बिजनेस से मैं थोड़ा बोलूंगा कि पिछले 2 साल के एक्सेल भेजो मेरे को, नहीं ना। तो मैं उनको बस इतना बोलूंगा, जब भी आपके पास डेटा आता है आप हमें भेज दो। पर अब ऐसा होगा तो अब सोचिए कि 2 साल के हिसाब से मेरे पास कितनी सारी फाइल्स हैं। ओके, हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अगर मेरे पे 2 साल का मेरे को रेपो दिखाना है, मतलब एक्सेल के डेटा का रेपो दिखाना है, तो मुझे वो सारी की सारी फाइल चाहिए, हिस्ट्री, वो कहीं पे कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी मुझे, शेयर पॉइंट में, किसी फोल्डर में। और पावर बीआई उस सारे एक्सेल फाइल से डेटा लेगा और ये इसको हर बार करना पड़ेगा। मतलब सोच के चलो कि अगर एक साल में 300 भी फाइल्स हैं मेरे पास, तो 2 साल की बन गई 600 फाइल्स। और अगर 4 साल की हो गई तो बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको सारी एक्सेल फाइल से डेटा लाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड बीच में आप क्या करो, एक ईटेल टूल ले आओ। वो क्या करेगा, जब भी उसको फाइल नई दी जाएगी, वो उस एक्सेल नई वाली फाइल में से डेटा लेगा और सिक्वल में डंप कर देगा, पुराने डेटा के नीचे डंप मार देगा। तो जो रेपो है, जो हिस्ट्री है, वो सिक्वल के अंदर मेंटेन करेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पावर बीआई में सिक्वल से डेटा उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम पावर बीआई में करते और अननेसेसरी एफर्ट और टाइम जाता, वो हमने इस लेयर पे डाल दिया। ठीक है, तो ईटेल टूल ने क्या किया, यहाँ से डेटा लिया, यहाँ डंप मारा, जब भी नई फाइल आएगी यहाँ से लेगा, यहाँ डंप मारेगा और यहाँ पे रेपो या हिस्ट्री बनाता रहेगा। अब जो यहाँ बन गया, वो जरूरी नहीं है कि पावर बीआई में ही यूज करें, मैं उसको कहीं और भी यूज कर सकता हूँ। पावर बीआई की जगह पे मैं किसी और दूसरे बीआई टूल में यूज कर लूंगा या एक्सेल में यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद बहुत सारे यूसेज हैं, कई बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। बट अगर यहाँ से इसको, इन दोनों को हटा दूं फॉर एग्जाम्पल, और इसको उठाया और यहाँ डाल दिया, मतलब एक्सेल से डायरेक्ट यहाँ ले लिया, राइट। रेपो भी यहाँ बन रही है और रिफ्रेश में टाइम ज्यादा खा रही है क्योंकि रेपो बनी है भाई। अब यहाँ पे आ गया, पर यहाँ से अगर मुझे कहीं और यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा? आई हैव नो ऑप्शंस, फंस गया मैं। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? तो इसीलिए कंपनीज ईटीएल टूल अलग से सेटअप करती हैं, उनके जितने भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्सेज होते हैं वहां से डेटा पुल करती हैं, अपने वेयर हाउस पे डंप करती हैं, मतलब वेयर हाउस बोलते सिक्वल सर्वर में डंप करती हैं, और वहां से फर्दर कहीं पे भी यूज करना है तो कर लेती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ओके, क्लियर। ओके, ठीक है। ईटीएल का मतलब समझ में आ गया होगा, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। और ये कैटेगरी है, ये टूल नहीं है, कैटेगरी है। इसके अंदर बहुत सारे टूल आते हैं। जैसे एक टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उसका नाम है SSIS। एक आता है टैलेंट, एक आता है ऑल्ट्रिक्स, नाम नहीं भूल रहा हूं मैं। एक आता है अज्योर डेटा फैक्ट्री, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। बहुत पैसा है इस लाइन में, डिटेल के लिए पैसा ही पैसा। अच्छा चलिए, हाँ जी, कोई और सवाल नहीं है? अच्छा चलिए, ठीक है। अब आखिरी आखिरी सवाल, डज दिस रिक्वायर कोडिंग नॉलेज? बिल्कुल नहीं चाहिए। पावर को सीखने के लिए कोडिंग नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आती कोई बात नहीं, बस आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो मैथमेटिकली चलता हो, लॉजिकल थिंकिंग हो आपके पास, तो आपको ये सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
तो इसके साथ आज की क्लास हो जाती है समाप्त। कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो करते हैं टाटा बाय बाय। सर राकेश, तुम Yes. तुम कौन सा ETL टूल यूज कर रहे हो, मतलब अच्छा, वैसे मेरे को अब तक दिया नहीं है यूज करने के लिए, ना ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को। ओके, मतलब तो ओवरऑली अगर पावर बीआई में कोई आज पावर बीआई डेवलपर कोई भी काम करता है तो उसको बहुत कम ETL यूज करना पड़ता है, मतलब यस, जो हार्डकोर यस, ETL टूल। नहीं नहीं देखो करना बड़ी, पड़ता है, अजियोर करना पड़ रहा है इस समय। रुकिए रुकिए जल्दबाजी मत करिए। देखिए आप पावर बीआई के डेवलपर हैं, राइट? ठीक है, आपका कोड पावर बीआई ही है, आपको डेटा को विजुलाइज करने के लिए रखा गया है। कंपनी अगर बड़ी है तो वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो एक बंदा जिसको मैंने पावर बीआई के लिए रखा है, तो मैं उसको ईटीएल काम तो ना कराऊंगा, क्योंकि ईटीएल के लिए भी तो मैं अलग से बंदा रख रहा हूँ, राइट? तो ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि पावर बीआई वाले बंदे से मैं ईटीएल काम भी करा लूँ। तो ये तब होता है जब थोड़ा आपके पास या तो बैंडविड्थ क्रंच हो, या रिसोर्सेज उतने ना हो, बजट का इशू हो। पर ज्यादातर बड़ी कंपनीज में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यूटीज का। तो आपको ईटीएल टूल मिलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मेरे को तो नहीं मिला आज तक, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, दिया ही नहीं इन्होंने। मैंने तो मांगा भी था, दे दो भाई कुछ सीख लेंगे। पिछले बैच में एक लड़का था, उसने पावर बीआई सीखा उसके बाद उसको मिला ईटीएल टूल में काम करने को मिल गई। पहले हायर कंपनी ने पावर बीआई के लिए किया, पर अब पावर बीआई पे काम नहीं करा रही है, कह रही ईटीएल पे काम करो तुम। ये SSIS एक टूल है क्या? हाँ हाँ, ETL सॉफ्टवेयर टूल है। ईटीएल टूल है। ठीक है जी, ओके। कोई और सवाल या रैप अप करते हैं आज के लिए, और कल सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे। अच्छा राकेश, थोड़ा सा ना टाइम को लेके था, मॉर्निंग वाला जो टाइम हाँ है थोड़ा सा हम और हाँ चेंज करके इंस्टेड ऑफ 9 कैन वी डू दिस एट 10 और 11 o'clock, मतलब बाकी टीम बाकी बाकी इफ दे एग्री टू इट। संजना जी, दीप्ति जी लिए बताइए। 9 एक्चुअली वो बीच 9 में जो गैप है ना, वो गैप भी वो मुझे आज रियलाइज हुआ कि हाँ चाहिए वो बीच में गैप। मैंने बोला था हाँ आप लोगों को। वो इनिशियली वो नहीं समझ टाइम आया था, बिल्कुल बट आज ठीक है। रियलाइज हुआ। हाँ नहीं मतलब नहीं, ज्यादा नहीं, वो मे बी 9 की जगह 10 o'clock कर लें। एक्चुअली ना आई वर्क इन नाइट नहीं, शिफ्ट, तो मॉर्निंग में मेरे को सोते सोते 4 साढ़े 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं। ओके, फिर तो भाई कंसिडर करना चाहिए। एक्चुअली मैं नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा वर्किंग, मतलब मुझे थोड़ा घर का भी काम देखना पड़ता है ना। सैटरडे तो मेरा ऑफ नहीं होता, बट संडे तो होता है। ओके ओके तो वो अगर मैं इस टाइम देख, क्योंकि मेरे इन-लॉज वगैरह भी साथ ही रहते हैं, तो उनकी थोड़ी ठीक नहीं रहती तबीयत। भाई ये सबके डिफरेंट नीड्स हैं एक्चुअली। तो तो इसलिए एक काम जितनी जल्दी हो एक सके मेरे लिए वो जल्दी ठीक है। एक काम कर सकते हैं, सैटरडे के दिन 9 बजे कर लेते हैं, संडे के दिन 10 बजे कर लेते हैं। सर संडे ही तो मेन है, सैटरडे तो आप 10 बजे कर नहीं लो, वो बल्कि मुझे उल्टा कोई बोल रहे दिक्कत हो नहीं है। राकेश, आप उनका हाँ, नाइट ऐसा शिफ्ट कर लेते फ्राइडे को होगा ना, सैटरडे को तो होगा सैटरडे ही नहीं। नहीं, हैं, ऐसा सैटरडे कर मेरा लेते हैं। ऑफ नहीं, सैटरडे मुझे 10 बजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। संडे आप हाँ 9 बजे कर लो। हाँ हाँ, तो हाँ, उनका भी चलेगा फिगर गौरव हो जी। जाएगा रिक्वायरमेंट। हाँ जी हाँ जी, दैट इज ओके। हाँ, एक दिन भी एक हो दिन जाएगा के लिए तो एक दिन संडे में इज एडजस्ट 9 कर इज लेते ओके हैं। बिकॉज सैटरडे को आई हैव एन ऑफ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी संडे की। हाँ, तो फिर नहीं ठीक है, नहीं, मुझे संडे 10 बजे चलेगा। नहीं नहीं, संडे को सैटरडे 10 10 बजे। ना संजना, आई थिंक आप कह रहे हो हाँ, सैटरडे सॉरी 10 सॉरी, o'clock। सैटरडे 10 o'clock इज फाइन, बट संडे आई हैव टू, नहीं संडे संडे मुझे ना, 9 चाहिए। हाँ संडे 9 इज ओके विद मी, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। रुकिए, कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, मैं भी कर देता हूँ फिर। ओके, यहाँ पे गए, ये मैंने सैटरडे का खोला है। एडिट कहाँ से होगा भैया? बैक जाओ, दोबारा भेजना पड़ेगा क्या? नहीं, इनवाइट को ओपन कर लो राकेश आप, अच्छा, एडिट सीरीज आ रहा था उसमें, डबल क्लिक करके। हाँ ये तो रहा, एडिट हाँ, ध्यान ही सीरीज। नहीं दिया। ओके, ये तो अच्छा, ये पहले ये बताओ, अच्छा इसको पहले बंद कर दूँ, ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ये रहा, ये है हमारा 4 3 4। अच्छा, ये सैटरडे का है। ओह,
एक क्यों आ रहा है इसमें और पार्टिसिपेंट क्यों नहीं आ रहे? नहीं, क्या बात हो गई? या इस पे चले जाते हैं ऐसे, उसके बाद वाले यार अभी कर देता हूँ, बाद में अभी चेक कर लेंगे। ओके, एडिट सीरीज। उसके बाद 4 तारीख को हो गया, और सैटरडे के दिन संडे 9 को की जितनी जगह पे, जल्दी सुबह फ्री हो जाएंगे तो इतना इजी रहता है। ठीक है, सैटरडे को 10 बजे कर देता हूँ मैं इसको। 10 हाँ, से सैटरडे को 10 बजे। 10 से 12 हो गया, ठीक है? ठीक है, ओके। राहुल जी सॉरी, बाकियों को भी ऐड कर देता हूँ। हाँ, नहीं हो गए 3 3 मैं किसी को भूल रहा हूँ क्या? गौरव अच्छा, गौरव, हाँ वही मैं सोच रहा था। अरे हमारे लिए टाइम चेंज कर रहे हो, हमें क्यों नहीं रख रहे हो आप यार? अब ठीक है, और इसको सेंड अपडेट। ओके, सो अब ये नीचे शिफ्ट हो गया, ये वाला वैसे का वैसे ही, इसको नीचे शिफ्ट। अच्छा, ये बताइए 3 वाली विंडो का क्या करना है? संडे को चेक अगर है हम या एक और पहले करना चाहे तो वो भी आई एम ओके विद दैट, अगर बाकी नहीं नहीं, संडे 3 o'clock का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं मॉर्निंग वाला अच्छा 9 बजे के 8 भी करना है तो दैट इज ओके। हाँ हाँ, तो 8 कर सकते हैं, तो नहीं इट्स ओके अगर नहीं सब मान संडे जाए 9 तो। इज ओके, 9 ओके, इज ठीक ओके है। जैसे ठीक है, तो ठीक है, अब और कोई ऑल्टरेशन नहीं कर रहे हैं, अब करते हैं समाप्त क्लास को। ठीक है जी, ओके, बाय थैंक यू, गाइस, ठीक है बाय मजे करें एवरीवन। सैटरडे। जी जी, राकेश बाय सर, गाइस। मैं 1 मिनट के लिए आपको कॉल करूंगी, प्लीज पिक कर लेना। हाँ, यहीं पे रहिए, यहीं पे बात कर लेते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर हाँ, देता तो हूँ। यही बात, हाँ बात कर लीजिए, मतलब सब एग्जिट हो जाएंगे तो मुझे पर्सनली